वेलकम। हम चैप्टर 7 कर रहे हैं इक्वेशंस एंड देयर एप्लीकेशंस और इससे पहले हम क्लास 6 कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हम स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे, ओपन सेंटेंस के बारे में जानेंगे, इक्वेशंस के बारे में, इन इक्वेशंस के बारे में। सबसे पहले इसमें आता है हमारा टॉपिक नंबर्स एंड सिंबल्स। नंबर्स 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या है? नंबर्स है। जैसे हमारे पास स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। अब यहाँ पे ए की जगह हम वन वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, टू भी पुट कर सकते हैं, थ्री भी, फोर भी, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो ये ए है इसको हम सिंबल बोलते हैं। हमारे पास ये एक सिंबल है, कोई भी साइड हो सकती है हमारी कितनी भी लेंथ की, और वो वैल्यू जस्ट हमें यहाँ पे ए की जगह पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस में हमारे पास नंबर्स होते हैं, जैसे कि 3 × 5। ओके, ऐसे ही अगर हम 7 × 2 लिख दें, 2 + 5, 5/2। ओके, ये सब इसके अंदर हमने नंबर्स का यूज किया और अरिथमेटिक ऑपरेशंस का यूज किया, जैसे प्लस, माइनस, डिवीजन। ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस बोली जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे कि हम लिखते हैं 2x + 5। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स होती है। ओके, जैसे ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये टर्म्स है हमारे पास, जैसे ये दो टर्म्स है, इसको प्लस साइन ने कंबाइन किया हुआ है, इस पूरी को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ऐसे ही अगर हमारे पास हो x² + 2x + 5, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैथमेटिकल सेंटेंस। मैथमेटिकल सेंटेंस हम उन्हें बोलते हैं जब हम दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को इक्वालिटी या फिर इनइक्वालिटी के साइन के साथ ज्वाइन करते हैं, तब उसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल सेंटेंस। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये इक्वल टू का साइन है। ओके, इसने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कंबाइन कर दिया। ऐसे हमारे पास 5 + 7 < 10 + 15, यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन है। इनइक्वालिटी का साइन या फिर इक्वालिटी का साइन जब दो एक्सप्रेशंस को ज्वाइन कर देता है उसको मैथमेटिकल सेंटेंस बोलते हैं। और अगर हमारे पास साइन इक्वालिटी का है, इक्वल टू का साइन है, उसको बोलेंगे इक्वेशन। ओके, इसको हम इक्वेशन बोलेंगे। जब इनइक्वालिटी का साइन हो तब इसको बोलते हैं इनइक्वेशन। जब हम इक्वल टू का साइन यूज कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं इक्वेशन। जब हम लेस देन, ग्रेटर देन, ओके, इनका साइन का यूज करते हैं तब हम उसको बोलते हैं इनइक्वेशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल स्टेटमेंट। इन मैथमेटिकल सेंटेंस को अगर हम ट्रू या फॉल्स बता सके तब वो क्या बन जाता है? मैथमेटिकल स्टेटमेंट। जो हमारी मैथमेटिकल सेंटेंस है उनको अगर हम ट्रू या फिर फॉल्स बोल सके तब वो क्या बन जाते हैं? मैथमेटिकल स्टेटमेंट। जैसे मैंने एक एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख दी है 5 + 2। ओके, फिर मैंने इक्वालिटी का साइन लगा दिया और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया 8 - 1। अब ये एक इक्वेशन है क्योंकि मैंने इक्वालिटी का साइन लगाया है। अब ये ट्रू है या फॉल्स है ये देखना है हमें। 5 + 2 7 = 8 - 1 7। इसका मतलब ये ट्रू है क्योंकि 7 = 7। इस मैथमेटिकल सेंटेंस को हम बोलते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अगर हम किसी भी सेंटेंस को ट्रू या फॉल्स बोल सके, हमें ये मैटर नहीं करता वो फॉल्स है या ट्रू, बट हम बता सके। कुछ मैथमेटिकल सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें हम बता ही नहीं सकते कि वो ट्रू है, फॉल्स है। ओके, उनको हम फिर मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। अगर हमारे पास मैथमेटिकल सेंटेंस के अंदर हमारे पास सिर्फ न्यूमेरिकल टर्म्स है, जैसे 5 2, तब वो सारे सेंटेंस मैथमेटिकल स्टेटमेंट होंगे क्योंकि हम उनको ट्रू या फॉल्स बता सकते हैं। बट जब हमारे पास वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो तब हमारे पास 3 टाइप के केस बन सकते हैं। जैसे कि पहला, सबके लिए वो सेंटेंस ट्रू हो, ओके, कुछ वैल्यूज के लिए ट्रू हो, या फिर किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू ना हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। सबसे फर्स्ट,
x प्लस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। अब मैं x में कोई भी वैल्यू पुट करूँ ये सबके लिए ट्रू है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू अगर मैं वन रखूंगा तब वन प्लस वन, और यहाँ पे भी वन प्लस वन, टू इज इक्वल टू टू, ये ट्रू है। ओके, ऐसे ही अगर x की वैल्यू हम कोई भी पुट करेंगे, ये जो हमारी मैथमेटिकल सेंटेंस बनी है मतलब इक्वेशन बनी है ये ट्रू है। बट अगर मैं एक ऐसे इक्वेशन ले लेता हूँ, अब मैं यहाँ पे लिख दूँ जैसे x प्लस वन लेस देन फोर। ओके, ये हमने एक मैथमेटिकल सेंटेंस लिख दिया है। अब यहाँ पे x की वैल्यू अगर हमारे पास 3 से कम होगी तब ये पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर x की वैल्यू हमारे पास 5 हो जाए, 5 प्लस वन वो हो जाएगा लेस देन फोर, ये 6 लेस देन फोर हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब जो ये इक्वेशन बनी है ये सिर्फ कुछ वैल्यूज के लिए ट्रू है। अब हम बात करते हैं x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। ओके, ये थर्ड है टाइप। यहाँ x की वैल्यू हम कोई भी पुट कर दे कभी भी वो इसके इक्वल नहीं हो सकती। जैसे कि x की वैल्यू अगर मैं 5 पुट करता हूँ, ये हो जाएगा 5 प्लस वन, 5 इज इक्वल टू 6। ये क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल, ये ट्रू नहीं हो सकता। हमारे पास अगर वेरिएबल इन्वॉल्व है मैथमेटिकल सेंटेंस में तब हमारे पास तीन तरह के डिफरेंट टाइप्स बनते हैं कि जो हमारी इक्वेशन है वो सबके लिए ट्रू होगी, इक्वेशन इन इक्वेशन। ओके, या फिर कुछ वैल्यूज के लिए ट्रू होगी या फिर किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू ना हो। अगर हमारे पास न्यूमेरिकल है, सिर्फ न्यूमेरिकल है जो हमारी इक्वेशन है या फिर इन इक्वेशन, उसको हम डायरेक्टली ट्रू या फॉल्स में बता सकते हैं। ओके, इसका मतलब जितने भी हमारे पास मैथमेटिकल सेंटेंस है और उनके अंदर सिर्फ नंबर्स है तब वो सब मैथमेटिकल सेंटेंस क्या है? मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। और इसमें अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओपन सेंटेंसेस। ओपन सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो सेंटेंस कुछ वैल्यूज के लिए, वेरिएबल की वैल्यूज के लिए वो ट्रू होंगे और कुछ वेरिएबल की वैल्यूज के लिए वो फॉल्स होंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल, अगर हमारे पास यहाँ पे x प्लस वन और इज इक्वल टू हो फोर, अगर मैं x की जगह पुट करता हूँ थ्री तब ये सेंटेंस ट्रू है। क्यों? थ्री प्लस वन इज इक्वल टू फोर ही होता है, हमें पता है। ओके, फोर इज इक्वल टू फोर, थ्री प्लस वन फोर होता है। ओके, और ये भी यही बोल रहे हैं फोर होगा। ओके, ये ट्रू हो गया। बट अगर मैं यहाँ पे x की जगह टू ले लेता हूँ, ओके, x की जगह मैंने टू ले लिया, टू प्लस वन, और यहाँ पे क्योंकि फोर है इसलिए मैं फोर ही लिखूंगा। यहाँ पे थ्री इज इक्वल टू फोर, हो सकता है ये पॉसिबल? थ्री और फोर अलग अलग है। ओके, ये ट्रू नहीं हो सकता। इसका मतलब x की वैल्यू थ्री के लिए ये हमारे पास जो सेंटेंस है वो ट्रू है। ओके, बट x की इसके अलावा कोई भी वैल्यू हो तब ये फॉल्स है। इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? ओपन सेंटेंस। क्योंकि x जो हमारा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, जो भी वैल्यू हम पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग इस पूरे सेंटेंस की वैल्यू ट्रू या फॉल्स में चेंज हो सकती है। यहाँ हमने x इक्वल टू थ्री कर दिया तब ये ट्रू है। बट x इज इक्वल टू थ्री की जगह हम कुछ भी वैल्यू लेंगे, ओके, जैसे टू वन, तब ये फॉल्स हो जाएगी जब हमारा ये सेंटेंस फॉल्स होगा, क्योंकि ये सेंटेंस x की वैल्यू के अकॉर्डिंग ट्रू या फॉल्स है, इसीलिए हम इसको ओपन सेंटेंस बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास हो x प्लस वन लेस देन फाइव, अब यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू वन रखते हैं तब ये ट्रू है, क्योंकि x की जगह वन पुट करो, वन प्लस वन, ये क्या है? टू। ओके, जो कि लेस देन फाइव है, टू लेस देन फाइव, ये ट्रू है हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे सेवन लिख देता हूँ x की जगह सेवन, सेवन प्लस वन लेस देन फाइव, सेवन प्लस वन क्या होता है? एट, और लेस देन फाइव, ये ट्रू है? नहीं, ये ट्रू नहीं है। ये ट्रू नहीं है क्योंकि फाइव लेस देन होता है एट से, और यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि फाइव इज ग्रेटर देन एट, मतलब ट्रू नहीं है। जब हमने वैल्यू x इज इक्वल टू वन ली तब ये सेंटेंस हमारा ट्रू हो गया। जब हमने x इज इक्वल टू सेवन लिया, x की वैल्यू सेवन ली, तब ये फॉल्स हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे? ओपन सेंटेंस। नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है? मैंने आपको पहले ही बताया था इक्वेशन क्या है। हमारे ओपन सेंटेंस में अगर इक्वालिटी का साइन होता है तब हम उसको इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे
मैं लिख दूं इक्वेशन जैसे x+1 इज इक्वल टू x+1, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे x+1 एक टर्म है, x+1 एक टर्म है, इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है इक्वालिटी का साइन, इसलिए हम इसको इक्वेशन बोलते हैं। मैं आपको एक और इक्वेशन लिख के दिखाता हूँ, 2x+5 इज इक्वल टू x+3, ये भी एक हमारे पास इक्वेशन है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट लीनियर इक्वेशन। वो इक्वेशन होते हैं जिसके अंदर हमारे पास जो वेरिएबल्स है, जो अननोन है, उनके जो एक्सपोनेंट है वो 1 हो, जैसे कि x+1 इज इक्वल टू 5, ये एक इक्वेशन है। और यहाँ अननोन है x, ओके, और x के एक्सपोनेंट है हमारे पास 1, ये इसलिए क्या है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में जो एक्सपोनेंट होता है अननोन का, ओके, अननोन मतलब जो ये वेरिएबल है इसका, वो 1 होना चाहिए। मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ, 3x-4y इज इक्वल टू 15, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, बट ये 2 वेरिएबल में है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल्स है, एक x और एक y। यहाँ x के जो एक्सपोनेंट है या फिर हम इंडेक्स बोले वो 1 है और y का भी 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन वो लीनियर इक्वेशन होती है वो जिसके अंदर सिर्फ एक ही अननोन हो। जैसे हमारे पास यहाँ पे मैंने आपको ये वाली इक्वेशन बताई, यहाँ पे इसके अंदर हमारे पास 2 वेरिएबल थे, 2 अननोन थे, ओके। बट अगर हमारे पास सिर्फ एक ही अननोन हो, जैसे x+1 इज इक्वल टू 5, यहाँ सिर्फ ये अननोन है, इसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन तो है ही, ओके, लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए। और उसके बाद उस लीनियर इक्वेशन के अंदर वेरिएबल कितने होने चाहिए, सिर्फ 1, ओके, 1 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन है और वेरिएबल भी सिर्फ 1 है, मतलब अननोन भी सिर्फ 1 है, तब हम उसको सिंपल इक्वेशन बोलते हैं। और इसमें नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी की प्रॉपर्टी सबसे पहले आती है प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो भी नंबर होता है वो उसी के इक्वल होता है। जैसे कि 5 है, 5 5 के इक्वल होता है, 7 7 के इक्वल होता है। अगर हमारे पास कोई भी नंबर है 5 10 20, वो उसी नंबर के इक्वल होगा। 5 है, 5 5 के ही इक्वल होगा। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमें बता रही है कि अगर हमारे पास एक नंबर इक्वल है दूसरे नंबर के, इसका मतलब दूसरा नंबर भी इक्वल होगा पहले वाले नंबर के। जैसे कि अगर हमारे पास x इज इक्वल टू वाई है, इसका मतलब y इज इक्वल टू x, ओके। अगर x y के इक्वल है, इसका मतलब y भी x के इक्वल होगा। एक एग्जांपल लेते हैं हम, 3+4 इज इक्वल टू 5+2। 3+4 इज इक्वल टू 5+2 हमें बता रहा है कि 5+2 इज ऑल्सो इक्वल टू 3+4, ओके। ये इम्प्लाइज का साइन होता है, इम्प्लाइज टू। अगर हमारे पास 3+4 इक्वल है 5+2 के, इसका मतलब 5+2 भी इक्वल है 3+4 के। और जब हम कैलकुलेशन करते हैं, और कई बार क्या होता है कि जैसे यहाँ पे हमारा राइट हैंड साइड में अननोन आ जाता है, तब हम उसको कैसे लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे अगर मेरे पास है 5 और यहाँ है हमारे पास x, इसको मैं यहाँ ऐसे चेंज करके लिख देता हूँ, इसको यहाँ पे जब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं उसको हम ऐसे लिख देते हैं x इज इक्वल टू 5, मतलब कि जो राइट हैंड साइड में था वो लेफ्ट हैंड साइड में चला गया, लेफ्ट हैंड साइड में था वो राइट हैंड साइड पे चला गया। दोनों चेंज हुए, ऐसा नहीं है कि जस्ट एक को वहां भेज दिया, तब नहीं, तब तो इसका साइन चेंज होता है। अगर हम दोनों की साइड चेंज करें तब ये इक्वल होती है, ओके। हम ऐसे ही करते हैं, इसको हमने इस तरफ ऐसे लिख दिया, चेंज इसमें कुछ नहीं किया। इसका मतलब यही है, अगर 5x के इक्वल है, इसका मतलब x भी 5 के इक्वल है। जैसे यहाँ पे है 3+4 पहले यहाँ था, इसको हमने यहाँ इस तरफ भेज दिया और ये यहाँ आ गया इस तरफ इक्वल टू साइन के, बट इसका कोई फर्क पड़ा नहीं, ओके, इसका कोई फर्क नहीं है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यही बोलते हैं कि अगर x इक्वल है y के, इसका मतलब y भी इक्वल होगा x के। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है अगर x इज इक्वल टू वाई और y इज इक्वल टू जेड, इसका मतलब
x इज इक्वल टू जेड। अगर हमारे पास x इक्वल है y के और y इक्वल है z के, इसका मतलब x भी इक्वल होगा z के, या फिर हम कह सकते हैं z भी इक्वल होगा x के। एग्जांपल लेते हैं, 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12 एंड 12 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 4। इसका मतलब यहाँ ये 12 है, 12 को हम अगर y की जगह रखें, ओके, ये 12 इसके भी इक्वल है, जैसे y x के इक्वल था, और ये 12 इसके इक्वल है, y z के इक्वल था, तब क्या हो गया था, x इक्वल हो गया था z के। इसका मतलब ये भी इक्वल है इसके। 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 4। आप खुद ऐड करके देख लो, 9 प्लस 3 क्या होता है 12, और 3 मल्टीप्लाई 4 क्या होता है 12। ये प्रॉपर्टी हमें बताती है कि अगर x इक्वल है y के, x y के इक्वल है और y भी z के इक्वल है, इसका मतलब x और z इक्वल होंगे। यहाँ पे हमें x और z गिवन नहीं है कि इक्वल है, बट क्योंकि x इक्वल है y के और y इक्वल है z के, इसका मतलब x इक्वल है z के। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, इफ एक्स वाई एंड जेड आर थ्री नंबर्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू जेड, देन वाई इज इक्वल टू जेड। अगर हमारे पास तीन नंबर हो और एक्स इक्वल है वाई के, एक्स इक्वल है जेड के, जो हमारा एक्स है एक्स वाई के भी इक्वल है और एक्स जेड के भी इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल होंगे। सेम वही है, वहां पे हम y के इक्वल ले रहे थे, यहाँ पे x को y के इक्वल, फिर y को z के इक्वल। यहाँ पे क्या है, x इक्वल है y के, x इक्वल है z के, इसका मतलब y इक्वल है z के। ओके, यहाँ पे जस्ट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डिफरेंस है। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में x दोनों इक्वेशन में, यहाँ पे y एक बार राइट हैंड साइड है और एक बार लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, एडिशन प्रॉपर्टी। एडिशन प्रॉपर्टी हमें बताती है कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन है, जैसे कि x इज इक्वल टू वाई, ये गिवन है, अगर एक नंबर को दोनों तरफ ऐड कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी, तब जो ये इक्वालिटी है वो सेम रहती है, इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं आएगा। x, अब जैसे मैं z को दोनों तरफ ऐड कर देता हूँ, x प्लस जेड, वाई प्लस जेड, ओके, अब भी ये जो इक्वालिटी है वो सेम रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और हमारे पास इक्वेशन होती है x माइनस टू इज इक्वल टू 5, तब मैं क्या बोलता हूँ, इस 2 को उस तरफ ले जाओ, जब ये माइनस से क्या हो जाएगा, वहां जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। सेम इसी को अगर हम दूसरे वे में समझे, x माइनस टू इज इक्वल टू 5 है, दोनों तरफ 2 को ऐड करवा दो, x माइनस टू प्लस टू इज इक्वल टू 5 प्लस टू, ये कैंसिल हो जाता है x, और ये यहाँ पे 5 प्लस टू 7, x की वैल्यू आ गई। हम ऐसे ही सोल्व करते हैं, इसका मतलब भी वही है, इसका मतलब भी वही है, बट इस स्टेप को बार बार शो करना जो क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं उसको लेंथी बना देता है, इसलिए हम डायरेक्टली ये करते हैं कि माइनस टू को उस तरफ ले गए, x इज इक्वल टू आ गया 5 प्लस टू, और आंसर वही आएगा x इक्वल टू 7। ये और ये सेम ही है, जस्ट शो करने का तरीका है। और ये आता कहाँ से है, ये यहीं से आता है। अगर कोई इक्वेशन के अंदर दो टर्म्स इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे, अगर उन दोनों टर्म्स में हम एक सेम नंबर ऐड करवा दें दोनों तरफ, तब क्या होगा, उस इक्वेशन पे कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, जैसी इक्वेशन वो पहले थी वैसी ही रहेगी, मतलब जो इक्वालिटी है वो वैसी ही रहेगी। x इक्वल टू वाई था पहले भी, और x प्लस जेड इक्वल है y प्लस जेड के, यहाँ पे x इक्वल था y के और x प्लस जेड इक्वल है y प्लस जेड के। अब हम सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि एडिशन में हम दोनों तरफ ऐड करते हैं, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे हमारे पास x इज इक्वल टू वाई है, ओके, गिवन है, और अगर हम z को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करवा दें, y माइनस जेड, जैसे ये इक्वेशन यहाँ पे इक्वल थी, x इक्वल था y के, ऐसे x माइनस जेड और y माइनस जेड भी इक्वल है एक दूसरे के, ओके, कोई भी डिफरेंस नहीं आया। जैसे हम क्वेश्चंस करते हैं, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, x प्लस टू इज इक्वल टू 5,
और मैं अब बोल रहा हूँ कि दोनों तरफ 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो। x प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 2। x ये कैंसिल हो गया एक दूसरे से, और 5 माइनस 2 3, x की वैल्यू आ गई। ये जो हम स्टेप करते हैं ये यहीं से आता है। अगर हमारे पास एक इक्वेशन है और उसके अंदर दो टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है एक दूसरे के, अगर हम दोनों तरफ सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दें तब उस जो इक्वालिटी है उस पर कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो पहले भी इक्वल था लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के, और अब भी इक्वल ही रहेगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद। इसके बाद हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी की। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी भी यही सेम बताती है हमें। अगर हमारे पास दो नंबर है x इज इक्वल टू वाई, और अगर हम एक नंबर को जैसे कि z कोई भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई करवा दे दोनों साइड, x को z से भी मल्टीप्लाई करवा दे और y को z से मल्टीप्लाई करवा दे, तब भी ये इक्वेशन वही रहेगी, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल था, यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल। इसी वजह से हम जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम ये वाला स्टेप करते हैं। अगर हमारे पास है x डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे है 5, हम क्या करते हैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल क्योंकि 2 की टेबल में 2 1 पे आएगा। ओके, 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो वही आता है x, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 10, x इज इक्वल टू 10, ये वैल्यू आ गई। और ये स्टेप कैसे आया? ये स्टेप यहीं से, ओके क्योंकि यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है वो हमें यही बोल रही है कि अगर हम सेम नंबर को दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई कर दे तब जो इक्वालिटी है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो इक्वालिटी सेम रहेगी। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, डिवीजन प्रॉपर्टी। डिवीजन प्रॉपर्टी क्या है? जैसे कि हमारी मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी है वैसे ही सेम डिवीजन प्रॉपर्टी है। अगर हमारे पास एक इक्वेशन है x इक्वल टू वाई, और अगर हम z को दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डिवाइड करवा दें तब भी इस इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम x को डिवाइड करते हैं z से और y को भी डिवाइड करते हैं z से, ये जो इक्वेशन थी ये दोनों इक्वल थे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के, x डिवाइड बाई z इज इक्वल टू y डिवाइड बाई z। और इसी वजह से हम जब कैलकुलेशन करते हैं ये वाला स्टेप करते हैं, x मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 2। ओके, अब हमें 5 को यहाँ से हटाना है क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, इसको राइट हैंड साइड भेजना है। हम क्या करेंगे, x को डिवाइड करेंगे 5 से, यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 है ही, और 2 को भी डिवाइड करेंगे 5 से, दोनों तरफ हम 5 को डिवाइड करवा देंगे। 5 से 5 कैंसिल क्योंकि 5 की टेबल में 5 1 पे, और 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो वही आता है, x इज इक्वल टू 2/5, x की वैल्यू आ गई। ये जो स्टेप किया है हमने, और मैं जैसे ये भी बोलता हूँ कि x मल्टीप्लाई 5 है, ओके, और वो इक्वल है किसके 2 के, 5 यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लाई है वहां जाके डिवाइड। ओके, हमें डायरेक्ट इसको ऐसे करते हैं। ओके, उसमें क्या स्टेप इन्वॉल्व है, यही स्टेप इन्वॉल्व होता है, और ये स्टेप इस वाली प्रॉपर्टी की वजह से होता है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है अगर हमने z को डिवाइड करवा दिया दोनों तरफ तब भी। और z से मतलब क्या है कि हमारा एक नंबर जो कि दोनों तरफ सेम वही नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप एक तरफ 2 से डिवाइड करवा दो एक तरफ 5 से, नहीं, आपने अगर 2 से करवाना है तो दोनों साइड को 2 से करवाना है। ये सोल्विंग एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, हमारी जो अननोन क्वांटिटी है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर होनी चाहिए। जैसे कि हमारा ए इक्वल टू का साइन है, इसके इस तरफ हमेशा हमारी अननोन क्वांटिटी होनी चाहिए। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो भी जैसे x के साथ हमारे पास 5 है, x प्लस 5, x माइनस 5, उन सबको हम राइट हैंड साइड भेजते हैं। ओके, और यहाँ पे जस्ट हम जो अननोन क्वांटिटी होती है जैसे कि x y z, इनको हम यहाँ पे रखते हैं। और फिर उसके बाद हम जितनी भी टर्म्स होती हैं उनको, अगर जैसे एडिशन है हम ऐड कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जितनी भी कई सारी टर्म्स है उनको हम एक टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर उसके बाद जो हमारा अननोन है उसके सामने कोई भी नंबर है जैसे 5x है, इस 5 को हम बोलते हैं कोफिशिएंट।
और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इस कोफिशिएंट को दोनों तरफ डिवाइड करवा देते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताई थी प्रॉपर्टी डिवाइड वाली। सो उससे क्या होता है कि ये 5 अगर दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 5 भी हट जाएगा और सिर्फ x रह जाएगा, जो हमारा अननोन है। x की जगह y z कुछ भी हो सकता है। ये हमारे स्टेप्स है जब हम एक इक्वेशन को सोल्व करते हैं। जब हमें एक इक्वेशन को सोल्व करना होता है, इन सब स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं। आपने पहले भी काफ़ी सारी इक्वेशंस को सोल्व किया है, जिनमें मैंने आपको स्टेप्स बता दिए थे कैसे सोल्व होते हैं, ये वही है। ओके, उसी को जस्ट यहाँ पे लिख के बताया हुआ है कि हमें इस स्टेप में ऐसे करना है, फिर नेक्स्ट स्टेप में ऐसे करना है, नेक्स्ट स्टेप में ऐसे करना है। सोल्व करने के लिए इक्वेशंस को मैंने आपको स्टेप्स बताए थे, अब हम एग्जाम्पल के हेल्प से उनको समझते हैं। सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल है, इफ 3x प्लस 20 इज इक्वल टू 65। 3x प्लस 20 इज इक्वल टू 65। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देन हमें क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू। अब यहाँ पे अननोन क्या है, x, और वो ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड है। ओके, फिर उसके बाद हमारे पास x के साथ 3 है जो नोन है और वो मल्टीप्लाई में है, बट उससे पहले हम जो प्लस में होता है और सब्ट्रैक्शन में होता है उसको राइट हैंड साइड भेजते हैं। अब यहाँ पे प्लस में 20 है, या तो हम डायरेक्टली कर दें इसको कि 20 यहाँ प्लस है, वहां जाएगा -20 हो जाएगा। ओके, या फिर हम स्टेप वाइज करें, 3x प्लस 20 और 20 को सब्ट्रैक्ट करवा दो दोनों तरफ, 65 माइनस 20। 20 में से 20 सब्ट्रैक्ट होगा 0। ओके, प्लस का 20 और माइनस का 20 कैंसिल, और यहाँ आ गया 3x, और ये 65 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे 45। यहाँ 3 कोफिशिएंट है x का, इसलिए हम क्या करेंगे, 3 को दोनों तरफ डिवाइड करवाएंगे। 3 से 3 ये कैंसिल 1 पे, और ये 45 और ये 3। 45 को जब हम 3 से डिवाइड करवाते हैं तब क्या आता है 15, और इसको हम डिवाइड करके देख सकते हैं 45 और यहाँ 3 यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 और फिर 1 5 और 5। ओके, ये आ गया हमारा 15, और x को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x ही आएगा, और यहाँ 15 है। ओके, x की वैल्यू क्या आ गई, 15 आ गई। यहाँ हमने जो प्रॉपर्टीज अभी पढ़ी थी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, उन्हीं का यूज किया है, और हमने इक्वेशन को सोल्व किया, x की वैल्यूज को निकाला। और इसमें अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ 5x minus 8 is equal to 3x plus 22 then find the value of x। ओके, हमें x की वैल्यू निकालनी है। हमारी इक्वेशन है 5x minus 8 is equal to 3x plus 22। अब यहाँ पे हमारे पास अननोन दोनों तरफ है। ओके, जब हमारे पास अननोन दोनों तरफ है, हम राइट हैंड साइड वाले अननोन को लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं। यहाँ 3x एडिशन में है। ओके, इसका मतलब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करवा देंगे 3x को। 5x माइनस 8 माइनस 3x इज इक्वल टू 3x प्लस 22 माइनस 3x। अब ये प्लस 3x ये माइनस 3x कैंसिल, और 5x, x हमारा लिटिल कोफिशिएंट है, ऐसा कैसे लिख दो, और जो इनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है 5 माइनस 3, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तब 2 आता है, -8 ऐसा कैसा, और ये यहाँ पे रह गया 22। अब हमारे पास x के अलावा क्या है, 2 और -8। 2 मल्टीप्लाई में इसलिए इसको भी नहीं करते, पहले हम माइनस वाले को उस तरफ भेजेंगे। दोनों तरफ क्या करते हैं, हम +8 करवा दें, 8 को ऐड करवा दें। ओके, 22 प्लस 8, 8 और 8 सब्ट्रैक्ट हो गए 0, 8 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, और यहाँ पे सिर्फ क्या रह गया 2x। 0 को हम लिखते नहीं है, 2x लिख दिया डायरेक्ट, और यहाँ पे 22 को 8 से ऐड करें 30। अब 2 क्योंकि मल्टीप्लाई में है, लिटिल कोफिशिएंट x है इसका, और इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है 2। हम क्या करेंगे, 2 को डिवाइड करवा देंगे दोनों तरफ, 2x और फिर यहाँ पे 2 और यहाँ 30 डिवाइड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल 1 पे, और 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो वही आता है, x आ जाएगा, और 30 को 2 से डिवाइड करते हैं 15, x की वैल्यू क्या आ गई 15। नेक्स्ट एग्जांपल है, सोल्व फॉर m। m माइनस 3 डिवाइड बाई 2 प्लस m माइनस 2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू -13। हमारी इक्वेशन है m माइनस 3 डिवाइड बाई 2 प्लस
m-2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू -13। ये हमारी इक्वेशन है। अब यहाँ पर हमारे पास ये भी अननोन है, यहाँ पे m, ओके, और यहाँ भी m अननोन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ओके, क्योंकि प्लस है, दोनों तरफ डिवाइड में है, इसलिए हम एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 6 m-3, ओके, और यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई करो 3 से, और यहाँ भी इस पूरे को मल्टीप्लाई करो 3 से, प्लस m-2, इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, और यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करो 2 से, और यहाँ -13 ऐसा का ऐसा। अब 2 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है 6, और ये m-3 को मल्टीप्लाई करो 3 से, ये ऐसा का ऐसा, प्लस m-2 को मल्टीप्लाई करो 2 से, ये भी ऐसा का ऐसा, और ये -13 भी ऐसा, यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे 6। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में सेम है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ऐसे लिख देंगे, ओके, और जस्ट ये ऊपर वालों को ऐड कर देंगे, m-3 मल्टीप्लाई 3 प्लस m-2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू -13। यहाँ हम इस स्टेप से डायरेक्ट ये स्टेप कर सकते थे, और मोस्टली क्वेश्चन जब हम जो लेंथी क्वेश्चन होंगे उनमें हम डायरेक्टली यही पार्ट करते हैं, बट मैंने आपको स्टेप्स बताई ये पार्ट कैसे आता है। ये पार्ट ऐसे आता है जब हम 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 से इसलिए किया क्योंकि हमें 6 बनाना है, क्योंकि 6 इन दोनों का एलसीएम है, ओके, एलसीएम 6 है, और हमें एलसीएम बनाना होता है नीचे। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 6 बनेगा, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 6 बनेगा, और यहाँ क्योंकि डिनोमिनेटर में आपने 3 को मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब हमें न्यूमिनेटर में भी 3 को मल्टीप्लाई करना होगा, इसलिए हम यहाँ ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं। और डायरेक्ट हम कैसे करते हैं, 2 और 3 का एलसीएम 6 है, इसलिए 6 लिख दो, और क्योंकि 2 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा, जो इसके ऊपर वाली न्यूमिनेटर में टर्म है, और यहाँ इसके न्यूमिनेटर में टर्म है, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये डायरेक्ट ऐसे होता है, बट मैंने आपको स्टेप्स करके दिखाया ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमने एलसीएम ले लिया है, अब इसको जस्ट सोल्व करेंगे। 3 है, 3 को m से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे फिर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले क्योंकि ब्रैकेट में है, पहले हम 3 को m से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको -3 से, ऐसे ही 2 को m से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को यहाँ पे -2 से। जब हम 3 को m से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 3m, और -3 से करेंगे 3 3 9, और एक प्लस है एक माइनस, इसलिए माइनस का साइन, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, फिर प्लस 2 को m से मल्टीप्लाई करेंगे 2m, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और एक प्लस है एक माइनस, इसलिए माइनस का साइन और -4, और डिवाइड 6 ही रहेगा, और ये आ जाएगा -13। अब इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ 3m-9, और यहाँ पे डिवाइड में ये पूरा 6 ही है, और इसके इस तरफ -13 है, 3m-9, और उसके बाद है हमारे पास 2m प्लस 2m-4। अब यहाँ हम ये 3m और इसको हम ऐड कर सकते हैं, दोनों को लिटिल कोफिशिएंट सेम है, इसलिए m, और 3 और 2 को ऐड करेंगे 5, ओके, और यहाँ पे 9 और 4 दोनों माइनस में, इसलिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, पर साइन माइनस का ही रहता है, इसलिए -9 और 4 को ऐड करेंगे 13, और यहाँ डिवाइड में 6 ही रहेगा, और यहाँ -13। यहाँ हमें सोल्व करना है, और सोल्व करने का मतलब क्या है कि हमें m की वैल्यू निकालनी है। अब मैं यहाँ m अननोन है, m के अलावा जो नोन है उन सबको हम राइट हैंड साइड भेजेंगे। सबसे पहले हम यहाँ क्योंकि डिवाइड वाला है, इसलिए हम डिवाइड को उससे भेजेंगे। यहाँ क्योंकि ये 6 डिवाइड में आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 5m-13। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले वाले एग्जाम्पल्स में आपको बता दिया कि 6 में आ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करवाते हैं 6 को दोनों तरफ, ओके, यहाँ मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ 6 क्योंकि डिवाइड में है, इसलिए वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, ओके, -13 मल्टीप्लाई 6 हो गया ये। अब यहाँ इसको हम लिख देते हैं 13 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्या आता है 78, -78, ओके, 5m-13। अब ये हमारा माइनस का 13 है, माइनस के 13 को राइट हैंड साइड भेजने के लिए क्या करेंगे दोनों तरफ +13, ये हो गया हमारा डिटेल वाला। अगर हमें डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट हम यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे ये वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 5m = -78
प्लस 13। ओके, ये अब मैं शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको शॉर्ट में करना भी आना चाहिए, क्योंकि आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें आपको क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सोल्व करना होता है। ओके, इसलिए पहले आप डिटेल में सोल्व करो, क्योंकि वहां से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको सोल्व करना आएगा। फिर उसके बाद आप शॉर्ट, जितने स्टेप आप कम कर सकते हो उतने करो, क्योंकि वहां जस्ट आपको एमसीक्यू अटेम्प्ट करना होता है, वहां डिटेल में लिखना नहीं होता। आपके एग्जाम में पूरा डिटेल में लिखना होता है, जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें। अब यहाँ पे 5m है, यहाँ 78 माइनस में और 13 प्लस में है। ओके, इसका मतलब क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ पे ग्रेटर है 78 और 78 का साइन है माइनस। जब हम 78 में से 13 सब्ट्रैक्ट करें हमारे पास आता है 65। ओके, अब 5 यहाँ पे कोफिशिएंट है, दोनों तरफ डिवाइड करवा दो। 5 क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट है, जो अननोन है उसका, इसलिए दोनों तरफ डिवाइड करवा दो। 5m डिवाइड बाई 5 और यहाँ पे -65 डिवाइड बाई 5। 5 से 5 कैंसिल, 1 पे m, 1 से m मल्टीप्लाई होगा, m ही आएगा। और 65 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे वो कितने पे हो जाएगा, 13 पे। ओके, सो ये क्या आ गया, -13। m की वैल्यू आ गई हमारे पास -13। यहाँ मैंने आपको शॉर्ट स्टेप में इसीलिए बताया है क्योंकि आपको शॉर्ट में भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि जब बड़े बड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं उनमें एक एक स्टेप नहीं बताया जाता, वो स्टेप्स नहीं बताए जाते जो कि बिल्कुल कॉमन होते हैं, जो हर क्वेश्चन में करने ही होते हैं, वो स्टेप्स नहीं बताते, या फिर वो स्टेप्स हम बार बार रिपीट नहीं लिखते। ओके, इसलिए आपको शॉर्ट में भी समझ में आना चाहिए। यहाँ मैंने आपको बताते वक्त दोनों बता दिए, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी, बट यहाँ मैंने स्टेप सिर्फ शॉर्ट वाले किए हैं, जहाँ पे हम डायरेक्टली डिवाइड में है उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई में भेज रहे हैं, और अगर ऐड है उसको डायरेक्टली वहाँ सब्ट्रैक्ट में। ओके, बट इनको स्टेप वाइज मैं आपको पहले ऑलरेडी एग्जाम्पल्स में बता चुका हूँ। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स है, क्वेश्चंस को वर्ड की फॉर्म में दिया होगा लैंग्वेज में, उसको हमें मैथमेटिकली कन्वर्ट करना है इक्वेशंस में और फिर उनको सोल्व करना है। अब हम एग्जांपल करते हैं इससे रिलेटेड। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। सम ऑफ द डिजिट्स, ओके, डिजिट क्या होती है, जैसे हम डिजिट लिखते हैं, जैसे यहाँ पे 20 लिख दिया, सो 0 एक डिजिट है और 2 एक डिजिट है। The sum of the digits of a 2 digit number is 9 if 27 is subtracted from the number। और अगर हमारे जो नंबर है उसमें से 27 को सब्ट्रैक्ट कर दे, तब हमारे पास वो नंबर आ जाएगा जब इस नंबर की डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद आएगा। जैसे कि हमारे पास 25 है एक नंबर, यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ। 25 को हम कैसे लिखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में, 20 प्लस 5, और 20 को फिर हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 5। ऐसे हमारे पास अब एक ये 2 है और एक यहाँ पे 5 है। अब ये जो 2 और 5 का सम बोल रहा है, ये द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, इन दोनों का सम क्या है, 9। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, बट ये आपको जस्ट समझाने के लिए है। हमारा एग्जांपल जो हमें क्वेश्चन करना है वो अलग है। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। अब जो ये नंबर्स है 2 और 5, जो ऐसे नंबर्स होते हैं, इनका सम बताया हुआ है इसमें। यहाँ इन दोनों का सम 7 बन रहा है, 2 प्लस 5 क्या बन रहा है, 7। ऐसे यहाँ पे ये 9 बन रहा है। हमें पहले एक डिजिट को अननोन चूज करना पड़ेगा। जो हमारी यूनिट प्लेस होती है उसको हम क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। जैसे यहाँ पे 5 है, इसको हम एक्स मान रहे हैं। अगर हम यूनिट प्लेस वाले नंबर को एक्स मानते हैं और इन दोनों नंबर्स का सम 9 बोला हुआ है, जैसे 5 और 2 का यहाँ पे 7 है एडिशन में, इसका मतलब जो दूसरा नंबर होगा वो क्या होगा, जो दूसरी डिजिट है उसको अगर हम x से ऐड करते हैं तब हमारा क्या आता है, 9। ओके, सो इसका मतलब जो दूसरी डिजिट है वो हो जाएगी 9 माइनस एक्स। ये कैसे, जैसे यहाँ 2 है, 2 हमारे लिए अननोन है और हमें क्या पता है कि इसका, यहाँ जो 2 है इसका और 5 का एडिशन क्या है, 7। सो अगर मैं 5 को इस तरह भेज दूंगा, 7 माइनस 5 करूंगा, तभी हमारे पास ये वाली डिजिट आएगी ना 2। 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2। ऐसे यहाँ किया है, क्योंकि जो यूनिट प्लेस वाला जो डिजिट है हमारी, उसका और जो दूसरी डिजिट होगी उन दोनों का एडिशन क्या है, 9। अगर 9 में से मैं यूनिट प्लेस वाले को सब्ट्रैक्ट कर दूं तब हमारे पास दूसरी डिजिट है वो आ जाएगी। यहाँ हम 9 माइनस एक्स इसलिए रख रहे हैं क्योंकि 9 माइनस एक्स रखेंगे
तब हमारी जो इक्वेशन है वो एक ही वेरिएबल में रहेगी। इफ 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर देन द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेस। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस नंबर को फॉर्म करते हैं। अब जैसे x है, x मैंने किसको माना, जो ये 5 था उसको माना, तो हम x ऐसा कैसे लिख देंगे, प्लस यहाँ पे जैसे मैंने ये किया था 2 को, ये 20 था, यहाँ पे 20 को कैसे लिखा गया, 2 मल्टीप्लाई 10। इसका मतलब 9 माइनस एक्स जो हमारी दूसरी डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 20 है, 20 को हम 2 मल्टीप्लाई 10 लिखेंगे क्योंकि 10th प्लेस पे है, इसलिए जो ये डिजिट 2 है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे ही हमारी जो दूसरी डिजिट ये है यूनिट वाली, तो हमारी ये होगी डिजिट, इसलिए जो ये 10th वाली जो डिजिट है हमारी उसको हम 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हमारे ये एक नंबर बन गया, ये ऐसे ये भी ऐसे लिखा हुआ हमने, ये भी ऐसे लिख दिया। जस्ट यहाँ पे x है हमारे पास जो कि अननोन है, बट ये लिखा तो ऐसे ही गया ना, यहाँ लिखा तो ऐसे ही है 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 5, 5 की जगह ये x है, यहाँ पे 10 ऐसा कैसा है और 2 की जगह 9 माइनस एक्स है, क्योंकि हमें क्या पता है कि इन दोनों का सम, जो ये दोनों डिजिट है ये वाली और ये वाली, इन दोनों का सम 9 है। 9 माइनस एक्स प्लस एक्स करेंगे क्या आएगा, एक्स से एक्स कैंसिल 9 ही आएगा। ओके, ये हमारा नंबर हो गया। अब ये क्या बोल रहे हैं कि अगर इनकी डिजिट को हम इंटरचेंज कर दें, मतलब कि जो x हमने यूनिट डिजिट मानी है वो बन जाए हमारी 10th डिजिट और 10th वाली बन जाए हमारी यूनिट, तब फर्क क्या पड़ेगा, x की जगह हम ये लिखेंगे और 9 माइनस एक्स की जगह हम x लिखेंगे। ओके, सो हम क्या लिखेंगे, 10 मल्टीप्लाई x, क्योंकि 9 हमने इन दोनों की जगह चेंज कर दी, और प्लस यहाँ पे 9 माइनस एक्स आ जाएगा। अब ये क्या बोल रहे हैं कि इस नंबर में से अगर हम 27 सब्ट्रैक्ट कर दे वो इस नंबर के इक्वल आएगा। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ से हमें इक्वेशन मिल रही है और फिर हमें उसको सोल्व करना है। अब यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन मिलेगी, 27 को अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तब हमारे पास ये वैल्यू आएगी। हम इसको कैसे लिखेंगे, 10 मल्टीप्लाई 9 माइनस एक्स प्लस एक्स, और उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 27 को, और वो किसके इक्वल है, जो हमारा ये इंटरचेंज करने के बाद नंबर आ रहा है, 10x प्लस 9 माइनस एक्स। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाओ, पहले ब्रैकेट ओपन करने के लिए 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 90, और 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 10x, और क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है इसलिए माइनस का साइन, फिर प्लस एक्स ऐसा कैसा, और यहाँ माइनस 27 ऐसा कैसा, फिर यहाँ पे 10x ऐसा कैसा, और यहाँ जस्ट ये ब्रैकेट ओपन होगी और बार प्लस है इसलिए 9 ही रहेगा, और ये माइनस है माइनस ही रहेगा। जो लिटिल कोफिशिएंट उनको सेम को एक साथ रख लेते हैं, यहाँ माइनस 10x है और ये x है, x को लिख लेते हैं ऐसा कैसा, यहाँ पे एक माइनस है एक प्लस है इसलिए सब्ट्रैक्शन होगा, माइनस होगा, 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, और साइन ग्रेटर का, ग्रेटर 10 है इसलिए माइनस का साइन, x के आगे कुछ नहीं है इसका मतलब 1 होता है, और 90 में से 27 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हमारे पास क्या बचेगा, 63। 90 में से अगर हम 27 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तब 63 बचता है, 10 और यहाँ पे ये आ जाएगा 3, यहाँ 6, यहाँ इस तरफ 10x माइनस एक्स, एक्स हमारा लिटिल कोफिशिएंट ऐसा कैसे लिख दो, 10 क्योंकि ग्रेटर है और उसका साइन पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव ही रहेगा, 10 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 9 आ गया, क्योंकि ये प्लस है माइनस इसलिए सब्ट्रैक्शन होगा, और प्लस 9 ऐसा कैसा। अब यहाँ पर हमारे पास 9x दोनों तरफ है, और हमें जो अननोन होता है वो किस तरफ लाना होता है, लेफ्ट हैंड साइड, इसलिए ये 9x को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। वो कैसे लाएंगे, -9x प्लस 63, और दोनों तरफ 9x को सब्ट्रैक्ट करा दो, क्योंकि यहाँ प्लस है इसलिए सब्ट्रैक्ट होगा, -9x और यहाँ 9x प्लस 9 माइनस 9x। अब इस 9x से ये 9x कैंसिल, और ये माइनस का था ये भी माइनस का इसलिए माइनस ही साइन रहेगा और ऐड हो जाएगा, 9 प्लस 9 18, 18x प्लस 63 ऐसा कैसा, और यहाँ पे 9। यहाँ पर हम डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको, यहाँ मैंने स्टेप में दिखा दिया आपको, नहीं तो ये डायरेक्ट भी हो जाता, यहाँ इस तरफ ये प्लस में 9x और यहाँ इस तरफ आएगा -9x हो जाएगा, इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिख सकते थे, ये हमें ये वाला स्टेप लिखने की जरूरत नहीं थी। अब हमारे पास यहाँ पे
x हमारा अननोन है। इसके अलावा हमारे पास 63 है, इसको हम उस तरफ भेजेंगे, यहाँ ये प्लस में आ जाएगा माइनस में हो जाएगा। -18x इज इक्वल टू 9 -63। -18x को हम ऐसा कैसे लिख लेते हैं, और इस तरफ एक प्लस है एक माइनस, इसलिए माइनस होगा, ग्रेटर वाले के सामने माइनस का साइन है इसलिए माइनस। 63 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास आ जाएगा 54। यहाँ पर -18 कोफिशिएंट है, इसलिए हम दोनों तरफ -18 से डिवाइड करवा देंगे। -18x और डिवाइड बाई -18, -18 से -18 कैंसिल, इसको हम ऐसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। अब ये -18 से -18 कैंसिल 1 पे, और इस तरफ -54 और यहाँ -18। और यहाँ क्योंकि मैंने आपको पहले भी एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर हमारे पास माइनस में कुछ लिखा हुआ है, -a/-b लिखा हुआ है, वो हम कैसे लिख देते हैं, a/b करके ऐसे। और वो कैसे होता है, b के साथ -1 को मल्टीप्लाई कर दो, a के साथ भी -1 को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ऐसे ये भी प्लस हो जाएगा। ओके, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 54 डिवाइड बाई 18। ओके, ये हमने 54 डिवाइड बाई 18 कर दिया। अब 18 की टेबल में 54 कहाँ आता है, 3 पे। ओके, इसका मतलब x किसके इक्वल आ गया, 3 के। 18 54 को डिवाइड कर देगा। ओके, सो यहाँ पे 3, क्योंकि 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 54 आता है, और हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 3। अब हमारे पास x की वैल्यू आई है ये। ओके, और हमें बताना क्या था, फाइंड द नंबर। हमें यहाँ पे x की वैल्यू नहीं निकालनी थी, हमें x की वैल्यू की हेल्प ली है हमने, किसको निकालने के लिए, नंबर को निकालने के लिए। और हमारा नंबर क्या था, ये नंबर था। अब x की जगह वैल्यू पुट कर दो 3, x की जगह 3 पुट कर दो। जब हम x की जगह 3 पुट करेंगे, यहाँ 10 है, और 9 में से सब्ट्रैक्ट कर दो 3 को, और फिर उसके बाद प्लस कर दो 3। 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, और 10 के साथ हमें इसको मल्टीप्लाई करना है +3। 10 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 + 3। ओके, ये अब ऐसा कैसा लिखा हुआ दिख रहा है, जो ये मैंने यहाँ लिखा था, ये सेम लिखा हुआ है। यहाँ पे 10 को मल्टीप्लाई किया 2 से यहाँ, और यहाँ हमने 10 को मल्टीप्लाई किया 6 से, और 60 + 3 को हम क्या लिख देते हैं, 63। यहाँ 25 को हमने ऐसे लिखा था, जस्ट मैंने आपको यह एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए अच्छे से, तब मैंने आपको ये बताया था। अब आप यहाँ देख भी सकते हो, यहाँ पे ये और ये सेम ही है लिखा हुआ। 63 हमारा नंबर आ गया। आपने जो आंसर निकाला है वो ठीक है, यानी अगर वेरीफाई करना आप ऐसे कर सकते हो, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। इन दोनों का सम क्या था, 9। अगर हम 6 और 3 को ऐड करते हैं क्या आ जाता है, 9, वही आ रहा है। x को हमने एक नंबर मान लिया 3, और 9 -3 करो, वो कितना होता है, 6। अब यहाँ पे क्योंकि हमने यूनिट डिजिट 3 माना था, और जो 10th वाली को 6 माना था, सो यहाँ पे हमने ऐसे किया है 10 × 6 + 3, ये आ गया हमारा 63। और हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राहुल एंड अजय हैव ₹60,000 टुगेदर। राहुल और अजय के पास 60,000 रुपये है टुगेदर। टुगेदर का मतलब है कि जितने रुपए राहुल के पास है, जितने अजय के पास है रुपए, उन दोनों को मिला के 60,000 है। इसका मतलब इन दोनों के पास 60,000 से कम रुपए है। अगर हम इंडिविजुअल की बात करें, अगर हम राहुल की बात करें या फिर अजय की बात करें, इन दोनों के पास 60,000 से कम रुपए है। जितने भी रुपए इनके पास है उन दोनों को ऐड कर दे, वो कितना बन जाएगा, 60,000 बन जाएगा। इफ राहुल हैज ₹8,000 मोर देन अजय। राहुल के पास 8,000 ज़्यादा है अजय से, देन फाइंड हाउ मच मनी राहुल हैज़। हमें फाइंड करना है कि राहुल के पास कितने रुपए होंगे। राहुल और अजय, ओके, राहुल और अजय, अगर हम इन दोनों के रुपए को ऐड करते हैं, वो कितना हो जाता है, 60,000। अगर मैं लेट करूं, लेट का मतलब होता है कि मानते हैं हम। ओके, अगर मैं लेट करूं, मान लेता हूँ कि अगर अजय के पास x रुपए है, और इसमें हमें कहा गया है कि राहुल के पास 8,000 रुपये ज़्यादा है, सो राहुल के पास है x + 8,000 रुपये। तो यहाँ पे राहुल की जगह मैं इसको लिख देता हूँ, इस अमाउंट को, और अजय की जगह इस अमाउंट को लिख देता हूँ। हमारी इक्वेशन बन जाएगी x + 8,000 + x = 60,000। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब
क्योंकि यहाँ ब्रैकेट के बाहर प्लस ही है और यहाँ सब प्लस ही है, इसलिए हम x प्लस 8000 ऐसे ही लिख देंगे डायरेक्ट, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। और 60,000 x प्लस एक्स कितना होता है 2x, क्योंकि x के सामने भी 1 है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और इस वाले x के सामने भी 1 है, लिटिल कोफिशिएंट x हो गया और इन दोनों को ऐड करेंगे 1 प्लस 1 2 प्लस 8000 इज इक्वल टू 60,000। हमें x निकालना है पहले, तभी हम इस वैल्यू को निकाल पाएंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, जो प्लस में है उसको उस तरफ भेज देंगे। 2x प्लस 8000, दोनों तरफ 8000 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इज इक्वल टू 60,000 माइनस 8000। आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि किसी क्वेश्चन में हम डायरेक्टली लिख देते हैं कि यहाँ पे प्लस है और तब उस तरफ राइट हैंड साइड जाएगा, वो हो जाएगा माइनस, और कभी कभार हम ये माइनस को शो कर रहे हैं, ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपके ऊपर है। आप इसको ऐसे स्टेप वाइज भी शो कर सकते हो, और अगर आपको डायरेक्ट लिखना है आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, दोनों सेम है, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। यहाँ पे अब ये दोनों सब्ट्रैक्ट, क्योंकि 8000 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 8000 जीरो, हमारे क्या आ गया 2x, 2x इज इक्वल टू, यहाँ 60,000 में से अगर हमने 8000 माइनस कर दिया 52,000। अब x के साथ 2 मल्टीप्लाई में, इसलिए डिवाइड करवा दो, 2 यहाँ पे 2 और यहाँ पे 52,000, यहाँ पे 2 से 2 ये 1 पे ही हो जाएगा डिवाइड, और x किसके इक्वल आ गया, अगर हम 52 को डिवाइड करते हैं 2 से क्या आता है 2 4 और 1 2 और यहाँ पे 6 और ये 12 और ये 0, ओके 26 आ जाता है। और क्योंकि यहाँ 3 जीरो है इसलिए हम इसके पीछे 3 जीरो लगा देंगे। सो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 26 और यहाँ पे 3 जीरो, इसका मतलब 26,000। अजय के पास जो रुपए है वो कितने हैं 26,000, और राहुल के पास कितने रुपए हैं, ओके। सो हम क्या करेंगे 8000 को ऐड कर देंगे इसमें, 0 0 0 और 8 और 6 14 और 1 आ गई, ओके। सो ये आ गया 34,000। ये हमारा आंसर आ गया कि राहुल के पास कितने रुपए है 34,000। अब हमें इस आंसर को वेरीफाई करना है, चेक करना है कि ये ठीक है या नहीं। हमें क्या गिवन था, हमें ये गिवन था कि दोनों के पास जितने भी रुपए हैं, राहुल और अजय के पास जितने भी रुपए उन दोनों को ऐड कर दे 60,000 हो जाता है। अजय के पास कितने रुपए है 26,000 और राहुल के पास 34,000, 34,000 और 26,000 को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 60,000। इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल है 16 years hence a man's age will be 9 times his age 16 years ago, find his age 5 years hence। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एक आदमी है, उसकी एज 16 ईयर्स बाद, मतलब 16 साल बाद, उसकी 16 साल पहले की जो एज है उसके 9 टाइम्स हो गए। इसका मतलब क्या है कि एक आदमी है, उसकी 16 साल पहले जो एज है 16 ईयर्स पहले एगो, जो उसकी एज थी 16 ईयर्स एगो वाली जो एज है, वो मतलब 16 साल पहले वाली जो एज है उसको अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं वो किसके इक्वल होगी 16 ईयर्स बाद होगी जो एज, ओके 16 ईयर्स आफ्टर जो एज होगी। अब हमें ये आफ्टर किसके कह रहे हैं, जो उसकी प्रेजेंट एज है, मतलब जो उसकी अब की एज है उस एज के 16 साल पहले और उस एज के 16 साल बाद। 16 साल पहले जो एज होगी उसको अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कर दे वो किसके इक्वल हो जाएगी, जो उस इंसान की एज 16 साल बाद होगी आज की जो एज है उससे। अगर उसकी प्रेजेंट एज को हम x मानते हैं, लेट कर लेते हैं कि प्रेजेंट एज x है, उसकी 16 ईयर्स एगो क्या थी एज x माइनस 16, यही थी उसकी एज पहले 16 साल पहले। अगर किसी की एज आज 20 है, उसकी 16 साल पहले कितनी एज हो जाएगी 4। ऐसे किसी की एज 20 है और उसकी 16 साल बाद एज क्या हो जाएगी 36।
यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे, x प्लस 16, जस्ट हम ऐड कर रहे हैं उसमें। अगर किसी की एज अभी 40 है, ओके, 40 में से अगर 16 माइनस करेंगे तभी हमें 16 ईयर्स पहले वाली एज पता चलेगी, और 40 में 16 ऐड करेंगे तब हमें 16 ईयर्स बाद वाली एज पता चलेगी। यही हमने किया, प्रेजेंट एज को हमने मान लिया x, और उसमें अगर 16 माइनस कर देंगे 16 साल पहले वाली एज आ जाएगी, और 16 ऐड कर देंगे 16 ईयर्स बाद वाली एज आ जाएगी। अब जस्ट इसमें पुट कर दो इस वैल्यू को, और यहाँ पे भी इस वैल्यू को पुट कर दो, हमारी इक्वेशन बन जाएगी 9 को मल्टीप्लाई कर दो x माइनस 16 से, और ये किसके इक्वल होगा, x प्लस 16 के। अब 9 को x से मल्टीप्लाई करो 9x, और 9 को जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हो जाएगा 144 इज इक्वल टू x प्लस 16। अब x यहाँ राइट हैंड साइड में, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, x दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करवा दो, 9x माइनस 144 माइनस एक्स, और यहाँ पे x प्लस 16 माइनस एक्स, x से माइनस एक्स कैंसिल, और 9x यहाँ माइनस एक्स है, 9x लिटिल कोफिशिएंट ऐसा कैसा, 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, और माइनस 144 ऐसा कैसा, और यहाँ 16। अब यहाँ पे हमें x फाइंड आउट करना है। x के अलावा यहाँ पे क्या है, 144 और 8, पहले हम 144 को उस तरफ भेजेंगे 144 को, और फिर 8 को, 8x, और इसको वहां जब भेजेंगे डायरेक्ट कर देते हैं, ओके, माइनस यहाँ है वहां जाएगा प्लस हो जाएगा, 16 प्लस 144, 8x इज इक्वल टू 16 और 144 को ऐड करो, कितना आ गया 160, 8 यहाँ मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट x का, दोनों तरफ डिवाइड करवा दो 8 को, 8x डिवाइड बाई 8, और 160 डिवाइड बाई 8, 8 से 8 कैंसिल 1 पे, ओके। अब ये कैंसिल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि 8 और x मल्टीप्लाई में होते हैं। ये क्या 8x लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि 8 और x दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, इसलिए ये ऐसे कैंसिल आउट हो जाते हैं। और 8 की टेबल में 16 कितने पे आएगा, 2 पे, और ये 0 है इसलिए 20, ओके। इसका मतलब क्या है कि 8 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं जब 160 आता है। ये मैं आपको साथ साथ बताता हूँ कैलकुलेशन आपको शॉर्ट से शॉर्ट कैसे करनी है। जस्ट ऐसे आपको देखना है कि 160 लिखा हुआ है और 8, 16 और 8, ओके। 8 की टेबल में 16 2 पे आएगा इसलिए 2, और क्योंकि पीछे एक 0 है इसलिए 0, सो 20 आ जाएगा। अब x किसके इक्वल आ गया 20, इसका मतलब 20 उसकी प्रेजेंट एज है, और हमें क्या निकालना है, उसके 5 साल बाद वाली एज। जैसे हमने यहाँ पे 16 ईयर्स की बाद वाली एज देखी थी, कैसे देखी थी, x में 16 ऐड किया था, ऐसे ही x अब हमें पता चल गया कितना है 20, उसमें अगर 5 ईयर्स ऐड कर दें हमें 5 साल बाद की एज मिल जाएगी, 20 प्लस 5 25, ओके। सो 5 साल बाद उसकी एज कितनी होगी 25 ईयर्स, ओके। यहाँ पे ये ईयर्स लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, ईयर। जैसे हम एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं, ओके, ऐसे यहाँ पे ईयर्स लिखना है। हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। इन अ बैग देयर आर 50 पैसे कॉइन्स, ₹1 कॉइन्स, ₹2 कॉइन्स, द टोटल वैल्यू ऑफ दिस कॉइन्स इज ₹30, मतलब कि इन सबका सम कितना है 30। द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज हाफ द नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स, नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स मतलब कि 2 रुपए के जितने कॉइन है वो हाफ है नंबर ऑफ 1 कॉइन्स। इसका मतलब है कि अगर हम मान के चले 5 कॉइन है ₹2 के, तब हमारे ₹1 के कॉइन कितना हो जाएंगे 10, ओके, क्योंकि दुगना, विच इज हाफ द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। और जो ₹1 के कॉइन है वो हाफ है किसके 50 पैसे के। इसका मतलब क्या है कि जो 50 पैसे के कॉइन्स वो डबल है किसके 1 वाले के। अगर हम मान के चलते हैं 5 कॉइन है 2 के, तब हमारे 1 वाले 10 कॉइन्स हो जाएंगे, और 50 पैसे वाले कॉइन्स कितने हो जाएंगे 20। फाइंड द नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स, हमें ₹1 वाले कॉइन्स को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम इसको लिखते हैं 30, हमारी जो वैल्यू है वो 30 है। इन सबको कंबाइन करने के बाद जो 50 पैसे वाले वो x है, हमने ये लेट कर लिया, और ₹1 वाले कॉइन्स y है, और ₹2 वाले कॉइन्स z है। अब अगर हमारे पास 5 कॉइन्स है
₹1 के, वो कितने रुपीज के इक्वल होंगे? ₹5 के इक्वल होंगे। बट अगर 5 कॉइन्स ₹2 वाले थे वो किसके इक्वल होंगे? ₹10 के इक्वल होंगे। और ऐसे ही हमारे पास अगर 10 कॉइन्स है किसके? 50 पैसे के, तब वो कितने रुपीज के इक्वल होंगे? ₹5 के। अब वो क्यों? क्योंकि दो 50 पैसे के कॉइन्स मिलके ₹1 बनाएंगे। जो दो कॉइन्स होंगे ₹1 वाले वो मिलके ₹2 वाले कॉइन्स के इक्वल होंगे, क्योंकि 50 पैसे है। 50 पैसे अगर हम दो कॉइन्स को ऐड करते हैं तब ₹1 बनता है। इसलिए हम इसको कैसे लिखेंगे? ₹1 में हमारे 100 पैसे होते हैं, और क्योंकि यहाँ पे हम 50 पैसे की बात कर रहे हैं तो इसको हम रुपए की टर्म्स में कैसे लिखेंगे? ₹1 में 100 पैसे है। ओके, और ये पैसे कितने पैसे का कॉइन है? 50 पैसे का। ₹1 में कितने पैसे होंगे? 100। जब हमें इस वैल्यू को, जो पैसे है उसको रुपए के इक्वल करने होंगे, मतलब ₹1 के, तब हम कैसे करेंगे? 50/100 जितने भी हमारे कॉइन्स होंगे वो आ जाएंगे। ओके, जैसे कि अगर हमारे पास 20 कॉइन्स है 50 पैसे के, उसको अगर हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो कितने रुपए बने? 10 रुपीज बने, क्योंकि दो कॉइन मिलके ₹1 बनाएगा। ऐसे अगर हमारे पास 10 कॉइन्स है ₹1 के, तो कितने रुपए बनेंगे? वो 10 ही रुपए बनेंगे। अगर हमारे पास 10 कॉइन्स है ₹2 वाले कॉइन्स के, तब वो टोटल वैल्यू क्या बन जाएगी उनकी? ₹20 बनेगी, अगर ₹2 वाले कॉइन्स है। इसलिए हम इसको कैसे लिखेंगे? 50/100 इंटू जितने भी हमारे पास कॉइन्स है वो x प्लस 1 कॉइन वाले वही रहेंगे। अगर ₹1 वाले हमारे पास 10 कॉइन्स है, हमारे रुपए भी कितने बने? 10 रुपीज ही बनेंगे। इसलिए हम y को ऐसा कैसे लिखेंगे? प्लस ₹2 वाले कॉइन्स जितने भी होंगे वो क्या हो जाते हैं? डबल होंगे। जैसे अगर हमारे पास 10 कॉइन्स है, इसका मतलब रुपए कितने बन जाएंगे? ₹20 बन जाएंगे। इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये सब मिलके हमारे कितने रुपए बन रहे हैं? ₹30 बन रहे हैं। ओके, और उसके बाद हमें कंडीशन दी हुई है। कंडीशन क्या दी हुई है? नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स इज हाफ द नंबर ऑफ रुपीज 1 कॉइन्स। वो किसके इक्वल है? हाफ किसके? जो नंबर ऑफ 1 कॉइन्स है, ओके, उसके। और विच इज हाफ द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। इसका मतलब 50 पैसे वाले कॉइन्स है जो हमारे, वो कितने हैं? ₹1 वाले कॉइन्स है उससे डबल है। ओके, सो y किसके इक्वल है? अगर हम 50 पैसे वाले कॉइन्स है, जितने भी हमारे पास कॉइन्स है, उसको डिवाइड कर दे 2 से, वो किसके इक्वल हो जाएंगे? जितने कॉइन्स हमारे पास ₹1 वाले हैं उनके। सो हमने x मानना है 50 पैसे वालों को, x डिवाइड बाय 2। ओके, x हमारा x ही रहेगा। अब हमने इसको ऐसे लिख दिया। हमें निकालना क्या? फाइंड द नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स। इसका मतलब हम क्या करेंगे कि हम y निकाल लेंगे। ओके, हमें y निकालना है, इसलिए हम इसको भी हम y में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको भी y में कन्वर्ट कर देते हैं। वो कैसे होगा? z किसकी टर्म में है? y की टर्म में ये यहाँ पे, इसलिए z की जगह पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे। 50/100 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/2, इसलिए हम इसको लिखेंगे 1/2। x को मैं अभी कुछ लिख नहीं रहा, x के वो मैं आपको बताता हूँ क्या लिखेंगे। और y को ऐसा कैसा लिखना है, क्योंकि y की टर्म्स में हमें चाहिए। और प्लस 2, और z की वैल्यू क्या है हमारे पास? ये y/2, इसलिए हम क्या लिख देंगे? y/2। z किसके इक्वल है? मैंने आपको पहले भी बताया कि जब दो वैल्यूज इक्वल हो हमारे पास, उनको हम एक दूसरे की जगह रिप्लेस कर सकते हैं। इसलिए हम z की जगह पे क्या वैल्यू रिप्लेस कर देंगे? y/2। और यहाँ पे हमारा x है, x को हम y की टर्म्स में पुट कर देंगे यहाँ पे। सो ये 2 है, ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। x किसके इक्वल आ जाएगा? 2y के। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2y। ये हमने क्यों किया? क्योंकि ये पूरी जो इक्वेशन है हमारी किस में बन जाए? 1 वेरिएबल में बन जाए। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल, क्या रह गया? सिर्फ y। ये y पहले ऑलरेडी है ही, हमारा y है यहाँ पे, और यहाँ ये भी 2 से 2 कैंसिल, इसलिए y। और ये किसके इक्वल है? कंप्लीट 30 के। ओके, इसलिए 30। अब ये y को y से ऐड करो और फिर ऐड करो y से, ये कितना हो जाएगा? 3y। और जो कि किसके इक्वल है? 30। और अब यहाँ पे क्या आ गया? कोफिशिएंट आ गया y का, इसलिए हम इसको दोनों तरफ डिवाइड करवा देंगे। 3y डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 3। 3 से 3 कैंसिल 1 पे, और फिर यहाँ पे 3 से ये 10
y की वैल्यू क्या आ गई 10। y क्या था हमारे पास, नंबर ऑफ कॉइन्स किसके, ₹1 के, इसलिए हमारे y की जो वैल्यू होगी वही हमारे नंबर ऑफ कॉइन्स हो जाएंगे ₹10 वाले। हमने तीनों को y की टर्म्स में ले लिया, पहले ये तीनों अलग अलग थे, यहाँ इन तीनों का हमें यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है, इस रिलेशन का यूज करके, ये जो रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पे, इसका रिलेशन का यूज करके हमने x को भी y की टर्म्स में लिख दिया और z को भी y की टर्म्स में, इसलिए हमारी कैलकुलेशन यहाँ पे, क्योंकि वन वेरिएबल में होगी, वन वेरिएबल में होगी, इसलिए हम इसको नॉर्मली सोल्व कर देंगे। अब जैसे हमारे पास ये y की वैल्यू आई, अगर यहाँ पे हमें ₹2 वाले कॉइन्स भी निकालने, कैसे निकालेंगे, 10 है, 10 है यहाँ पे, और जेड क्या है हमारा, ₹2 वाले कॉइन्स, और y को 2 से डिवाइड करेंगे तब z आ जाएगा। इसका मतलब जो y की वैल्यू है उसको 2 से डिवाइड कर दो, y की वैल्यू 10 है, और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे हमारा क्या आ जाएगा, z की वैल्यू जो कि क्या है हमारी 5। इसका मतलब हमारे नंबर ऑफ कॉइन्स क्या है 5, कितने रुपीज वाले 2। हमें क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ, मैं ये आपको वैसे बता रहा हूँ। अगर हमें 50 पैसे कॉइन्स भी निकालने तब हम क्या करेंगे, इस वाले रिलेशन का यूज करेंगे यहाँ पे, y इज इक्वल टू एक्स बाई 2, और इसको हमने क्या कन्वर्ट कर दिया था, x इज इक्वल टू 2y, मतलब जितने कॉइन y के होंगे उसको डबल कर दो। यहाँ पे y के कितने कॉइन्स है 10, इसका डबल कितना होगा 20, x कितना आ गया 20, इसका मतलब हमारे पास 20 कॉइन्स है 50 पैसे वाले। जब भी ऐसे तीन चीजों में रिलेशन दिया, और अगर ऐसे दिया हुआ है जैसे y/2 या फिर x/2, जो कि 2y लिख सकते हैं हम इसको, मतलब डबल लिख सकते हैं, और एक नंबर को हमें हाफ दिया हुआ है और एक को दूसरे नंबर का डबल दिया हुआ है, तब हम क्या करते हैं, जो बीच वाला नंबर होता है उसकी टर्म्स में हम अपनी इक्वेशन लिखते हैं, क्योंकि वो इजी हो जाता है सोल्व करना। यहाँ पे z क्या है, y का हाफ, और यहाँ पे x क्या है, y का डबल, इसलिए हम y को ले लेंगे और फिर हम उसको x और z की वैल्यूज की जगह हम y की टर्म्स में लिख देंगे वैल्यूज, और फिर उसको सोल्व करेंगे और फिर ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे वैल्यूज को। अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहिए हम कैसे कर सकते हैं, ₹30 बोला गया है, अब इन सबको ऐड करके देख लो, 20 कॉइन्स 50 पैसे वाले होंगे वो कितने रुपए बना देंगे, ₹10, और 5 कॉइन्स ₹2 वाले कितने बन जाएंगे, ₹10, और y जो कि क्या है हमारा 10, ओके, ₹1 वाले कौन सा 10, तीनों को ऐड कर दो, 10 प्लस 10 प्लस 10 30 आ गया, 30 वैल्यू आ गई, इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। ऐसे हम हमारे आंसर को भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, द कॉस्ट ऑफ 3 चेयर्स एंड 4 टेबल्स। हमारे पास चेयर कितनी है 3, यहाँ पे क्वांटिटी बता दी चेयर्स की, हमारे पास चेयर्स कितनी है 3 और टेबल्स कितनी है 4, और इन दोनों की कॉस्ट मिला दे, मतलब जो टेबल्स है और चेयर्स है इन सब की कॉस्ट कितनी आई है, ₹2800। इफ द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर इज 600, चेयर की कॉस्ट इन्होंने बता दी हमें कि कितनी है 600, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच टेबल, टेबल की कॉस्ट हमें फाइंड करनी है। यहाँ हमारे पास 3 चेयर्स है और एक चेयर के रुपए कितने हैं 600, और 3 चेयर के अगर निकालने हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया 1800, 1800 की हमारी चेयर्स होगी 3, और 4 टेबल्स, टेबल्स की अमाउंट हमें बताया नहीं कि कितने रुपए की है, बट इन्होंने टोटल बता दिया कि दोनों का टोटल क्या है, 3 चेयर्स हमारी कितने रुपए की 1800, प्लस एक टेबल की जो अमाउंट है उसको मैं x मान लेता हूँ, ओके, इसलिए 4x हो जाएगा। वो कैसे, अगर हमारे पास एक टेबल की जो अमाउंट है, मतलब जो रुपए है एक टेबल जितने की है, उसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें चारों टेबल्स की कॉस्ट मिल जाएगी, जैसे यहाँ पे किया, यहाँ हमें एक चेयर की अमाउंट पता थी, उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तीनों चेयर्स की कॉस्ट पता चल गई। ऐसे ही अगर हमें x मतलब एक चेयर की कॉस्ट पता चलेगी, उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें चारों चेयर्स की कॉस्ट पता चलेगी, इसलिए हमने इसको ऐसे 4x लिखा हुआ है। ये इक्वल किसके है 2800, ये एक हमारी इक्वेशन आ गई। अब इसको जस्ट सोल्व करना है, x की वैल्यू आते हैं हमारी कौन सी वैल्यू आ जाएगी, टेबल की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमने एक टेबल की कॉस्ट हमने मानी x, और 4 टेबल्स की कॉस्ट क्या हो गई 4x, और x की वैल्यू जब हमें मिल जाएगी इसका मतलब हमें क्या मिल गई, टेबल की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ 1800 है, इसको उस तरफ भेज दो, 4x ऐसा कैसा 28 माइनस 1800, ये आ जाएगा हमारा 1000, और ये 4x है, अब 4x के साथ
मल्टीप्लाई में है, कोफिशिएंट है, इसको हम डिवाइड करवा देंगे। 4x डिवाइड बाई 4 और 1000 डिवाइड बाई 4, 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा और इसलिए यहाँ पे x आ जाएगा। ऐसा कैसा, 1000 को 4 से डिवाइड करते हैं तब 250 आता है। ओके, सो हमारे पास एक चेयर की कितनी कॉस्ट हो गई, 250। ओके, अब जब हम इसको यहाँ पुट करके देखेंगे, हम यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं हमारा आंसर। 1800 हमें गिवन था और 4 को जब हम 250 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 1000। 1800 प्लस 1000, 2800। जो टेबल है उसकी कॉस्ट कितनी है, 250। इसको हम यहाँ पे रुपीज लिखेंगे, ₹250। टॉपिक है हमारा इनइक्वालिटीज। कोई भी हमारा रियल नंबर होता है, ओके, रियल नंबर, उसमें हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज होती है, या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या जीरो होगा। अगर पॉजिटिव है रियल नंबर, रियल नंबर अगर पॉजिटिव है उसको हम कैसे लिखेंगे, a ग्रेटर देन 0। अगर नेगेटिव है तो हम लिखते हैं a लेस देन 0। और अगर हमारा a इक्वल टू 0 है तब हम बोलेंगे ना वो पॉजिटिव है ना नेगेटिव, क्योंकि 0 ना पॉजिटिव होता ना नेगेटिव होता। ये जो साइन है इनको इनइक्वालिटी के साइंस बोला जाता है। अगर हमारे पास हमने ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है a इज ग्रेटर देन b, a बड़ा है b से। दो साइड होती है जिसकी तरफ वो बड़ा होता है, ये एक जिस तरफ होती है वो स्मॉल होता है। मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, जैसे 2 है, 2 ज़्यादा होता है 1 से, ओके, 2 इज मोर देन 1। ऐसे ही जिसकी तरफ ये 2 एरोज होगी इसका मतलब वो बड़ा है, जिसकी तरफ ये जस्ट 1 होगी ये स्मॉल है। और इसको बोलते क्या है, a इज ग्रेटर देन b। और अगर ऐसे हो जाए, इसको अगर हमें एक ही टर्म्स में बोलना है, a इज लेस देन b, ये होता है साइन लेस देन का। और अगर ऐसा आ जाए a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू b, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ऐसे ही अगर हमारे पास ऐसे साइन आ जाए, a इज लेस देन और इक्वल टू b, इसका मतलब होता है कि a और b में मतलब ए की जो भी वैल्यूज होगी वो बड़ी भी हो सकती है बी से, या फिर उसके इक्वल भी हो सकती है। ए और बी दोनों इक्वल हो सकती है। इसका मतलब है ए की वैल्यू जितनी भी होगी वो बी से स्मॉल होगी या फिर इक्वल होगी, बी से ज़्यादा ए की वैल्यू नहीं हो सकती। मैंने आपको नोटेशंस बताई दी है कि ए को ग्रेटर देन बी ऐसे लिखते हैं और ए को लेस देन बी ऐसे लिखते हैं। ए को ग्रेटर देन बी तब बोला जाता है जब हम ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करवाएं और हमारा आंसर पॉजिटिव आए। तो पॉजिटिव मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसी वैल्यूज आए। और ए को लेस देन बी जब बोलेंगे, ए माइनस बी करवाए मतलब ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कराए और हमारा आंसर नेगेटिव आए, मतलब कि -5 -10 ऐसे। ये कब होगा, जब a माइनस बी ग्रेटर देन 0 हो, और ये कब होगा, जब a माइनस बी लेस देन 0 हो। इसका मतलब यही है कि 0 से ग्रेटर इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू हो, और 0 से लेस देन मतलब नेगेटिव वैल्यू। अब हम कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज या फिर हम रिजल्ट्स पढ़ेंगे जिनका हमें पता होना चाहिए इनइक्वालिटीज से रिलेटेड एग्जांपल्स क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है, हमारे कोई भी दो रियल नंबर्स हैं ए और बी, ये दो नंबर्स ए या बी से बड़ा होगा या बी से छोटा होगा, या फिर ए और बी दोनों इक्वल होंगे। ओके, ये तीन पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं अगर हमारे पास दो रियल नंबर है, ए बी से बड़ा होगा बी से स्मॉल होगा, या फिर दोनों इक्वल होंगे। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर ए ग्रेटर देन है बी, इसका मतलब बी लेस देन है किसके, ए के। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, जो कि मैंने आपको पहले भी बताई थी इक्वेशंस वाले टॉपिक में। अगर हमारा ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, इसका मतलब ए बड़ा होगा सी से। ऐसे ही अगर ए स्मॉल है बी से, बी स्मॉल है सी से, इसका मतलब ए स्मॉल होगा सी से। जैसे वहां पे इक्वेशन वाले में था वैसे ही यहाँ पे ये सेम है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी है, अगर ए ग्रेटर है बी से, जो हमारा इनइक्वालिटी का साइन है उसके दोनों तरफ अगर हम सेम नंबर को ऐड कर दे तब क्या होगा, ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी कर दे ऐसे, तब भी इनइक्वालिटी होल्ड करेगी, वही रहेगी।
और अगर हमारे पास यहाँ पे ए ग्रेटर है बी से, और अगर हम किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करवा दें, ओके, तब भी ये इनइक्वालिटी ऐसे ही रहेगी। अगर हमारे पास ए ग्रेटर है बी से और सी ग्रेटर है जीरो से, मतलब पॉजिटिव नंबर है सी, तब अगर हम ए के साथ सी को मल्टीप्लाई कर दें और बी के साथ सी को मल्टीप्लाई कर दें, तब भी इनइक्वालिटी वैसे की वैसे रहेगी। ये पार्ट ग्रेटर है, जैसे ये वाला पार्ट ग्रेटर है, वो ग्रेटर ही रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी, अगर ए ग्रेटर है बी से और सी ग्रेटर है जीरो से, मतलब पॉजिटिव नंबर है सी, तब अगर हमारा ए ग्रेटर है बी से और ए को डिवाइड कर दें हम सी से, तब ये ग्रेटर ही रहेगा बी को जब हम डिवाइड करेंगे सी से, मतलब कि सी को हम दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब सी पॉजिटिव नंबर है। बट अगर हम बात करें जब सी नेगेटिव नंबर हो जाता है, सी क्या हो जाए नेगेटिव नंबर, तब क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, ए सी लेस देन हो जाएगा बी सी के, और जब हम डिवाइड करेंगे ए ग्रेटर है बी के और सी नेगेटिव हो जाएगा, सी लेस देन हो जाएगा जीरो से, ए डिवाइड बाई सी स्मॉल हो जाएगा बी डिवाइड बाई सी से। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम किसी माइनस वाले नंबर को मल्टीप्लाई करवाए दोनों तरफ या फिर डिवाइड करवाए दोनों तरफ, तब साइन चेंज हो जाते हैं। ओके, जैसे ए ग्रेटर था यहाँ पे ए सी, मतलब मल्टीप्लाई होने के बाद नेगेटिव नंबर के साथ, तब ये क्या हो जाएगा, साइन उल्टा हो जाएगा, मतलब कि जो ग्रेटर था वो लेस हो जाएगा और लेस था वो ग्रेटर हो जाएगा। ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे मेरे पास है 5 ग्रेटर देन 2 और मैं -1 को मल्टीप्लाई करवा दूँ दोनों तरफ, तब क्या हो जाएगा, 5 को मल्टीप्लाई किया मैंने -1 से, ओके, और 5 यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई किया मैंने -1 से, 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -5, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से क्या आएगा -2। अब क्या हुआ, -5 -2 से बड़ा होता है, नहीं, -2 -5 से बड़ा होता है। इसका मतलब अब साइन में क्या चेंज आया, साइन अपोजिट हो गया। ओके, बट अगर सेम हम यहाँ करते, 5 के साथ 5 बड़ा है 2 से, 5 के साथ सिर्फ +1 जो प्लस में है, साइन मतलब माइनस का नहीं है, 1 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 ही आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही आएगा, 5 2 से बड़ा ही हुआ, 5 2 से बड़ा था, और मल्टीप्लाई प्लस वाली चीज मल्टीप्लाई करने के बाद तब भी ये जो इनइक्वालिटी थी वही रही, जो बड़ा था वो बड़ा ही रहा। अगर यहाँ 1 की जगह 2 भी होता तब क्या हो जाता, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 10 4 से बड़ा है, और 5 भी यहाँ पे बढ़ा लिया था हमने 2 से, सो हमने प्लस वाली चीज मल्टीप्लाई की इनइक्वालिटी पे, तब कोई फर्क नहीं पड़ा। बट अगर जब भी हम माइनस की चीज को मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करवाएंगे, तब साइन चेंज हो जाएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट इसी में मिस्टेक करते हैं, जब यहाँ पे माइनस का आता है तब साइन चेंज करना भूल जाते हैं, साइन चेंज नहीं करते। जैसे यहाँ पे है कि साइन चेंज नहीं होगा, वो वैसे ही यहाँ कर देते हैं जब माइनस वाले को मल्टीप्लाई करवाते हैं, और इसी से फिर जो हमारा सॉल्यूशन है वो पूरा गलत हो जाता है। अब इसमें हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं 10th। अगर हमारे पास ए ग्रेटर है बी से और सी ग्रेटर है डी से, और सी को मल्टीप्लाई करें हम ए से, ओके, ए सी, और बी को मल्टीप्लाई डी से, ओके, तब ये ग्रेटर देन वाला ग्रेटर देन ही रहेगा, जो स्मॉल है वो स्मॉल ही रहेगा, जो ग्रेटर है वो ग्रेटर ही रहेगा। हमने क्या किया कि जो बड़ा था उसमें बड़ा नंबर ही मल्टीप्लाई कराया, और जो स्मॉल था उसमें स्मॉल नंबर ही मल्टीप्लाई करवाया। इसका मतलब क्या हुआ, जो बड़ा नंबर था जिसके साथ बड़ा नंबर मल्टीप्लाई किया वो बड़ा ही आएगा। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। हमारे पास जैसे यहाँ पे 5 है, 5 ग्रेटर है 4 से, 3 ग्रेटर है 2 से, ए की जगह मैंने 5 को लिया, सी की जगह 3 को, डी की जगह 2 को। अब 5 से मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा 3 को, और 4 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा 2 से, ये कितना आएगा, 5 को मल्टीप्लाई किया 3 से 15, 4 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से 8, 15 और 8 में कौन बड़ा होता है 15, और पहले हमने बड़ा भी कौन लिया था 5,
5 के साथ अगर हम बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करने के बाद भी यही नंबर बड़ा आएगा दूसरे नंबर से। अगर हम a को ग्रेटर मानते हैं b से और c को ग्रेटर मानेंगे d से, ओके, और a के साथ c को ऐड करवाते हैं और b के साथ d को, तब भी a वाला जो एक ग्रेटर था c ग्रेटर था, यही ग्रेटर रहेगा। ओके, जैसे कि मैं 5 को ग्रेटर लेता हूँ 4 से और 3 को ग्रेटर लेता हूँ 2 से, क्योंकि ये होते ही है ग्रेटर, 5 4 से बड़ा होता है, 3 2 से बड़ा। 5 के साथ मैं 3 को ऐड करवाता हूँ 8 और 4 के साथ 2 को ऐड करवाता हूँ 6। 8 6 से बड़ा है और हमने लिया भी क्या था, 5 को बड़ा लिया था 4 से। ओके, ये सेम वही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर या जीरो के बराबर होगा या जीरो से ग्रेटर। कैसे? जैसे यहाँ पे हमारे पास अगर 5 है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और ये कैसे आया, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया। ऐसे अगर -5 है, -5 का स्क्वायर क्या होगा, -5 से मल्टीप्लाई करो -5 को, माइनस माइनस साइन क्या हो जाएगा प्लस, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25। अगर हमने स्क्वायर किया माइनस नंबर्स का तब भी प्लस ही आ रहा है और प्लस वालों का प्लस आना ही है। इसलिए ये बोला है कि हमेशा जो स्क्वायर होगा वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू जीरो होगा, जीरो से या बड़ा होगा या जीरो के बराबर होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें बता रही है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था, रियल नंबर्स का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू जीरो होता है। बट अगर हमारे पास नॉन जीरो, मतलब जीरो के अलावा रियल नंबर्स होंगे, तब हमारा जो स्क्वायर होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा। ओके, जैसे हमारे पास -5 है, -5 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तब क्या आता है 25, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आएगा 4। ओके, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, मतलब पॉजिटिव। ओके, इसका मतलब ये जीरो से ग्रेटर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर a ग्रेटर है जीरो से, तब -a क्या हो जाएगा, जीरो से कम। मैंने आपको बताया था अगर इसमें -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे a को और -1 से ही जीरो को, जीरो जीरो ही रहेगा और जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस नेगेटिव वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवाया। -1 से a को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से लेस देन जीरो, और हमें ये पता भी अगर जैसे a 2 है, 2 ग्रेटर है जीरो से, -2 क्या होता है लेस देन जीरो। ऐसे ही हमारे पास अगर a ग्रेटर है b से और -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दो, -a लेस देन हो जाएगा किससे, -b। ये मैं आपको बता चुका हूँ। ऐसे सेम, क्योंकि हमने -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दिया, साइन चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर a ग्रेटर है b से और अगर हम क्या करते हैं 1/a करते हैं, तब क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 1/b आ जाएगा। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ कि जैसे हमारे पास 4 है, 4 2 से बड़ा है और इसको हम 1/4 लिखे, तब ये क्या हो जाएगा 1/2 से स्मॉल। अब वो क्यों होगा, क्योंकि हमारी कोई भी एक चीज है उसके अगर हम 4 पार्ट करेंगे वो स्मॉल होगा। ओके, और अगर किसी के हम सिर्फ 2 पार्ट करेंगे, वो जो हमारे पास पार्ट में 2 पार्ट मिलेंगे वो बड़े मिलेंगे उन 4 पार्टों के कंपैरिजन में। और ये जब ए और बी चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही सेम यही रहेगा। जब हमारे पास ए और बी नेगेटिव वैल्यू हो, जैसे कि -4 ओके और -2, -4 -2 से स्मॉल होता है। जब हम इनको ऐसे लिखेंगे -1/4 और यहाँ पे -1/2, 1/4 हमारा स्मॉल होता है 1/2 से, -1/4 और -1/2 इन दोनों में से ग्रेटर कौन होगा, -1/4। ये साइन चेंज हो गया। ओके, सेम वही है, यहाँ से यहाँ जब भी हम ऐसे लिखेंगे साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ भी साइन चेंज होगा, क्योंकि माइनस में जो स्मॉल होता है हमारे पास वो बड़ा माना जाता है, माइनस में जो ग्रेटर वैल्यू होते हैं उससे। जैसे कि -8 से -2 ग्रेटर माना जाता है, मतलब बड़ा माना जाता है। अब इसके बाद है हमारा, अगर हमारे पास a ग्रेटर है जीरो से और b स्मॉल है जीरो से, मतलब कि a पॉजिटिव है और b हमारा नेगेटिव है, तब 1/a ग्रेटर होगा 1/b से। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, a को हम मान लेते हैं जैसे 2 और b को मान लेते हैं -2। अब 1/2 और 1/-2 कौन बड़ा होगा, यही बड़ा होगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर हमारा हमेशा बड़ा होगा नेगेटिव नंबर से।
ओके, मैंने आपको ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज बताई है, आई होप आपको ये समझ में आ गई है। और इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनइक्वेशन। इनइक्वेशन क्या है? जब हमारे ओपन सेंटेंस में इनइक्वालिटी का साइन हो तब उसको हम इनइक्वेशन बोलेंगे। जैसे इक्वालिटी का साइन होता है तब हम उसको इक्वेशन बोलते हैं। और इनइक्वेशन कब बोलेंगे? जब उसमें इनइक्वालिटी का साइन हो। अगर हमारे पास ये वाला साइन हो, ये वाला साइन हो, ये साइन हो या फिर ये साइन हो, इन सब के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ इनका क्या मतलब है, चारों साइन का। ओके, इनमें से अगर कोई भी साइन है हमारे पास जो ओपन सेंटेंस है उसके अंदर, तब हम उसको क्या बोलेंगे? इन इक्वेशन। मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको। 5x-3 ग्रेटर देन 17, ये एक इन इक्वेशन है। हमारी इन इक्वेशन में ये वाले साइंस होते हैं। इक्वेशन में हमारे पास इक्वल टू का साइन होता है, बट यहाँ पे हमारे इन चारों में से कोई भी साइन मिलेगा हमें, दो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उनको ज्वाइन करते हुए। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूड इनइक्वेशन की। हम दो इनइक्वेशंस को सेम टाइप की, हम उनको कंबाइन कर सकते हैं एक ही इनइक्वेशन में। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अगर हमारे पास a लेस देन है b और b लेस देन है c, तब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? a लेस देन b लेस देन c। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्टिन्यूड इनइक्वेशन। हमारे पास ये साइन होने चाहिए या तो ऐसा साइन दोनों में। ओके, जैसे ये और ये है, इसमें ये वाला साइन भी हो सकता है, ये दोनों साइन भी हो सकते हैं इनमें से, या फिर ये वाला साइन हो सकता है दोनों में। ओके, या फिर हमारे पास ये वाले साइन हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पास एक साइन ऐसे हो और एक साइन ऐसे हो, तब हम उनको एक साथ नहीं लिख सकते। हमारे पास जो अलग अलग इन इक्वेशन है उनके बीच में हमारे पास या ऐसे वाले साइन होने चाहिए या फिर ऐसे। ये मिक्स साइन नहीं होने चाहिए, मतलब कि एक में ऐसा साइन हो ग्रेटर वाला, एक में लेस वाला, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों में होगा लेस वाला ही या फिर होगा ग्रेटर वाला है, तभी हम इनको कंटिन्यूड इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हमारे पास ऐसे हो a ग्रेटर देन b, ओके, और b ग्रेटर देन c, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? a ग्रेटर देन b और b ग्रेटर देन c। ये भी क्या है? कॉन्टिन्यूड इन इक्वेशन। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ लीनियर इन इक्वेशन। जैसे कि हमने लीनियर इक्वेशन में पढ़ा था, अगर हमारे पास जो वेरिएबल है उसकी एक्सपोनेंट हमारे पास क्या हो या फिर इंडेक्स क्या हो, 1, तब हम उसको बोलेंगे लीनियर इन इक्वेशन। ओके, वहां भी, वहां क्योंकि इक्वेशन की बात चल रही थी इसलिए हम उसको इक्वेशन बोल रहे थे, यहाँ पे इन इक्वेशन पढ़ रहे हैं इसलिए हम लीनियर इन इक्वेशन बोलेंगे। ओके, अगर हमारे पास इन इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल है, जो अननोन है, उसके जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो? 1, हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या हो? 1, उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर इन इक्वेशन। मैं आपका एग्जांपल बताता हूँ, जैसे 5x-6 12-4x। ओके, अब यहाँ पे ये x है और ये x है, यहाँ पे इसका एक्सपोनेंट क्या है? 1, और इसका भी एक्सपोनेंट क्या है? 1। इसको हम बोलेंगे लीनियर इन इक्वेशन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्विंग इन इक्वेशंस। हमें जो इन इक्वेशंस के बारे में मैंने आपको बताया था उसको सोल्व कैसे करते हैं वो हम एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं। एग्जांपल 1, सोल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशंस। हमारे पास इन इक्वेशन क्या है? x + 5 लेस देन 7। यहाँ ये x बिलोंग्स टू r का मतलब है, r का मतलब होता है रियल नंबर्स का सेट। x जितने भी नंबर होंगे, मतलब कि x जो है हमारे पास वेरिएबल है, उसके अंदर हमारी कोई भी वैल्यूज हो सकती है, बट वो वैल्यूज क्या होगी, यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि रियल नंबर्स जो होंगे सिर्फ उनको ही हम x की जगह लेंगे। ओके, उनके अलावा हम कोई नंबर नहीं लेंगे। ओके, इसका मतलब ये होता है। फिर उसके बाद x बिलोंग्स टू z का मतलब है इंटीजर्स। z होते हैं इंटीजर्स का सेट। यहाँ पे x सिर्फ हम z को लेंगे। अगर हम ऐसे लिखा मिलता है हमें x बिलोंग्स टू z, इसका मतलब होता है कि हमें जो नंबर्स लेने हैं वो सिर्फ इंटीजर्स लेने हैं, मतलब कि 1 0 -1 -5 5। ओके, हमें ये वाले नंबर्स नहीं लेने, √2 1/2। ओके, ये नंबर्स x की जगह नहीं आएंगे। और फिर x बिलोंग्स टू n का मतलब होता है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। उसमें सिर्फ हमें x की जगह 1 2 3 5 जो नेचुरल नंबर से सिर्फ उनकी वैल्यूज पुट हो सकती है। ओके, मैंने आपको इनका मतलब बताया कि x बिलोंग्स टू क्यों लिखा होता है और ये क्या लिखा हुआ होता है।
अब हम हमारा जो अब हम जो इक्वेशन है उसको अब जो हमारी इक्वेशन है उसको सॉल्व करते हैं। x+5 <7। जैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं वैसे ही यहाँ है, जस्ट हमें जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी उनका ध्यान रखना है। ओके, यहाँ पे हमारे पास x है, हमें यहाँ पे जब सोल्व करना होता है जैसे वहाँ पे हम x की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ भी हम x की वैल्यू निकालेंगे। हमें करना वही है, x वाले को इस तरफ रखना है साइन इस वाले साइन से, और जो भी अननोन है उसको उस तरफ लेके जाना है। अब यहाँ +5 है, इसको हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि हम दोनों तरफ सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इन इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। +5 -5 <7 -5, +5 - 5 0। ओके, x <7 -5 क्या होता है, 2। ओके, इसका मतलब क्या है कि इसके सॉल्यूशन वाले जो सेट है, सेट मतलब होता है कि कलेक्शन कई सारे पॉइंट्स की। ओके, जैसे हमारा 1 2 3 4 5 6 7 मैं बोल दूँ ये पूरा क्या है, एक सेट है। ओके, ऐसे नेचुरल नंबर्स के जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो पूरा एक सेट है, उसके अंदर जस्ट क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। ऐसे 2 से नीचे वाले जितने भी हमारे रियल नंबर्स हैं, -5 -2 1/2, ओके, ये सब क्या होंगे, इस इन इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। ओके, इसका मतलब क्या है कि अगर हम x की जगह इनकी कोई भी वैल्यू पुट कर दे और फिर हम उसको 5 से ऐड करेंगे, वो हमेशा <7 ही रहेगी। जैसे मैं पुट करके बताता हूँ आपको, x की जगह मैं अगर -2 पुट करता हूँ, -2 + 5 क्या हो गया, 3। 3 क्या है, <7। ओके, इसका मतलब क्या है कि x की वे वैल्यूज जिनके लिए ये इन इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई करेगी, और वो वैल्यूज क्या है, 2 से कम जितने भी रियल सेट में वैल्यूज आती है वो सब, रियल नंबर्स की जो वैल्यूज आती है वो सब, जितने भी नंबर्स होते हैं उन सबको हम x की जगह पुट कर सकते हैं और ये इन इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। इसमें फर्स्ट पार्ट में आपको करवा चुका, सेकंड पार्ट में अभी करवाता हूँ। 4x - 3 > 17, ये हमारे इन इक्वेशन है, जो हमारे इंटीजर्स है वो हो सकते हैं x की वैल्यू। ओके, अब हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमें वही जो हमारा अननोन है उसको इस तरफ रखेंगे साइन के, और जो अननोन है उन सबको उस तरफ भेजेंगे। यहाँ पे -3 है। ओके, इस -3 को उस तरफ कैसे भेजते हैं, हम दोनों तरफ 3 ऐड करेंगे। 4x - 3 + 3 > 17 + 3। मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बताई थी, दोनों तरफ हम सेम नंबर को ऐड कर सकते हैं, इन इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस दोनों। 4x > 17 + 3 20। अब 4 हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई में दोनों तरफ डिवाइड करवा देंगे, क्योंकि ये 4 पॉजिटिव है इसलिए जब हम डिवाइड करेंगे कोई इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ता। 4 को हम दोनों तरफ डिवाइड करवा देंगे। 4x / 4 > 20 / 4। 4 से 4 ये कैंसिल, क्योंकि 4 की टेबल में है 1 पे। ओके, x > किसका आ गया, 4। 20 को 4 से डिवाइड करेंगे 5। ओके, 5। इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन सेट है हमारा, उसमें वो सारी वैल्यूज आएगी, वो सब इंटीजर्स आएंगे जो ग्रेटर देन होंगे इक्वल टू 5 के। मतलब 5 को मिला के 5 से बड़े जितने भी इंटीजर्स है, मतलब 6 7 10 12, वो सब x की वैल्यूज हो सकते हैं। अब इसमें अगर जैसे हम वैल्यू ले लें x की 20 वैल्यू ले लेते हैं हम। ओके, 4x की जगह 20 पुट कर दो, -3। 4 को 20 से मल्टीप्लाई, 80 - 3, ये आ गया 77। 77 ग्रेटर होता है 17 से। ओके, यही है x की वे सब वैल्यूज, 5 को मिला के 5 से बड़ी ये जितने भी वैल्यूज होगी, इस x की जगह अगर हम इनको पुट करते हैं इन वैल्यूज को, हमारी ये इन इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। इसका ए और बी पार्ट मैं आपको करवा चुका हूँ, अब मैं आपको थर्ड पार्ट करवाता हूँ, सी। 3x - 2 < 1। जो x है वो कौन से है, नेचुरल नंबर, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 ये सब। 3x - 2, हम x को इस तरफ रखेंगे इन इक्वालिटी के साइन के, और सबको उस तरफ भेज देंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले ये माइनस का 2 है, अगर हम दोनों तरफ ऐड कर दे 2 को, ये हट जाएगा। 3x - 2 + 2 ऐड कर दिया हमने, और साइन वही रहेगा इन इक्वालिटी का, 1 + 2, ये कैंसिल, ये 3x <3 हो गया।
ओके। अब 3 दोनों तरफ मल्टीप्लाई में, इसलिए हम दोनों तरफ डिवाइड करवाएंगे, और 3 क्योंकि पॉजिटिव है, इनइक्वालिटी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। 3x डिवाइड बाई 3, 3 से 3 ये कैंसिल, क्योंकि 3 की टेबल में 1 पे आएगा, और लेस देन ये यहाँ पे भी 3। ओके, ये भी ऐसे 1। ये क्या आ गया हमारा, x लेस देन 1। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर वो वैल्यूज होगी x की जो कि लेस देन 1 हो, 1 से कम। ओके। और हमें पता है नेचुरल नंबर का जो सेट है, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात हो रही है, नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 4 5, 1 से नीचे कोई भी वैल्यू आती नहीं है, 0 -2 -3 वो आती नहीं है। ये क्या बोल रहा है, x लेस देन 1 होना चाहिए, इक्वल टू 1 भी नहीं बोल रहा। इसका मतलब x की वैल्यूज क्या होनी चाहिए, 1 से कम होनी चाहिए, और नेचुरल नंबर के सेट की बात हम कर रहे हैं। ओके, और नेचुरल नंबर 1 से ज्यादा ही होता है, और यहाँ पे ये कह रहा है 1 से कम। इसका मतलब क्या है कि इस इन इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि x से लेस देन बोल रही है, और हमें क्योंकि क्या लेना है, नेचुरल नंबर्स लेने हैं। ओके, और नेचुरल नंबर 1 से कम होते ही नहीं, और ये बोल रहा है 1 से कम होना चाहिए। इसका मतलब कोई भी ऐसा नंबर है ही नहीं जो नेचुरल नंबर भी हो और यहाँ पे 1 से कम हो, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ इस इन इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। मैंने आपको ये तीनों पार्ट करवा दिए हैं, और इसके अंदर मेनली आपको ये समझ आ गया होगा कि यहाँ पे आर सेट, रियल नंबर्स का जो सेट है, इंटीजर्स का जो सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है, इन सब का क्या मतलब है, क्या इंपॉर्टेंस है। और इसमें हम नेक्स्ट एग्जांपल कर रहे हैं, हम सोल्व फॉर एम। ओके, 18 -2m डिवाइड बाई 5 प्लस 4m प्लस 3 डिवाइड बाई 7 ग्रेटर देन इक्वल टू m डिवाइड बाई 5 प्लस 8 बाई 7। ओके, ये हमारी इन इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। ये हमें यहाँ पे इकट्ठा दिया हुआ है, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। 18 डिवाइड बाई 5 ये अलग लिख सकते हैं इसको, 2m डिवाइड बाई 5 इसको अलग लिख सकते हैं, 4m डिवाइड बाई 7 अलग लिख सकते हैं, प्लस 3 बाई 7 अलग लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू m बाई 5 प्लस 8 बाई 7। ओके, अब हम क्या करेंगे, m वाली जितनी भी टर्म्स है, यहाँ पे भी है और यहाँ भी है, इनको एक तरफ रख लेंगे और इनको दूसरी तरफ रख लेंगे। अब ये -2m डिवाइड बाई 5 प्लस 4m डिवाइड बाई 7। ओके, और यहाँ पे 18 डिवाइड बाई 5 प्लस 3 बाई 7, इसको हम यही रखते हैं। वहां से m बाई 5 को इस तरफ ले आते हैं, यहाँ m बाई 5 है, इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करवा देंगे, माइनस m बाई 5 आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू m बाई 5 प्लस 8 बाई 7, और यहाँ पे माइनस m बाई 5। ये कैंसिल हो गया और ये यहाँ पे ऐसा आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को, इसको और इसको दोनों को क्या करेंगे, उस तरफ भेजेंगे। यहाँ क्या आ गया, -2m बाई 5 प्लस 4m बाई 7 माइनस m बाई 5। ये दोनों जब उस तरफ जाएंगे, कैसे जाएंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 18 बाई 5 को और यहाँ पे प्लस 3 बाई 7 को ऐसा कैसे लिख दिया जैसे है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे दोनों तरफ, यहाँ -18 बाई 5 हो जाएगा और यहाँ पे -3 बाई 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 बाई 7 है, यहाँ ऑलरेडी है इस तरफ, और -18 बाई 5 और माइनस का यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3 बाई 7। ये और ये कैंसिल, प्लस 3 बाई 7 माइनस 3 बाई 7 कैंसिल हो जाएगा, -18 बाई 5 प्लस 18 बाई 5 कैंसिल। अब हमारे पास इस तरफ रहेगी m वाली टर्म्स, इस तरफ रहेगी बिना m वाली टर्म्स। ओके, ये हमने लिख दिया। अब हम इसको सोल्व करेंगे, इसको एलसीएम ले लेंगे। इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 35। 5 और 7 के लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, 35, और यहाँ पे हमारे 2 5 और 1 7 है। ओके, सो हम यहाँ पे 35 ले लेंगे, और 5 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब क्या आएगा 35, इसलिए इसके न्यूमरेटर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। ओके, फिर उसके बाद प्लस 4m, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से, क्योंकि 7 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तब 35 आता है। और फिर यहाँ पे इसको हम क्या लिख लेंगे, माइनस यहाँ पे और m, और 5 को हम फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से, इस वाले 5 के लिए। ओके, सो ये ऐसे लिखा जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, अब यहाँ भी हम वही 35 को ही लेंगे,
7 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, इसलिए हम 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, माइनस 18, और 18 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से, और फिर यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से, ओके। अब इनको जस्ट हमें सोल्व करना है। यहाँ 35 ही रहेगा, यहाँ भी 35 ही रहेगा। ये ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसा कैसा, 2 को साइन से मल्टीप्लाई करो 14, और माइनस का साइन है इसलिए यहाँ पे माइनस ही रहेगा, माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे m। फिर यहाँ पे ये 4 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, 20m, और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे m से, इसलिए -7। अब यहाँ पे 8 को 5 से मल्टीप्लाई करो 40, 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, माइनस का ये आ गया 126, और फिर उसके बाद 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, वो भी माइनस का। अब इसको m लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि लिटिल कोफिशिएंट सेम है। यहाँ पे पहले हम ये माइनस माइनस वालों को इकट्ठा लिख लेते हैं, माइनस 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 ही रहेगा, और 7 और 14 कितना होता है 21, प्लस 20m, और यहाँ पे 35 ही रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। और ये यहाँ पे भी ऐसे करते हैं, माइनस वालों को दोनों को 126 में 15 ऐड करेंगे, हमारा हो जाएगा यहाँ पे 141, और यहाँ पे 35, और -21m, और +20m। m ऐसा कैसा, 21 ग्रेटर है, उसके सामने माइनस का साइन है इसलिए माइनस, और 21 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 ही रह जाता है, ओके। और यहाँ पे 35 ग्रेटर देन इक्वल टू 141, और 40 में से ग्रेटर कौन है 141, और उसका सामने माइनस का साइन है इसलिए माइनस, और 141 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 40, ये आ जाएगा हमारा 101, और यहाँ पे डिवाइड में 35। ओके, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का m डिवाइड बाई 35 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 101 डिवाइड बाई 35। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, दोनों, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में 35 है, दोनों तरफ 35 को मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्योंकि पॉजिटिव 35 है, साइन पे कोई भी असर नहीं होगा, ओके। वही इनइक्वालिटी वही रहेगी, माइनस m डिवाइड बाई 35 मल्टीप्लाई 35 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 101 डिवाइड बाई 35 मल्टीप्लाई 35। ये 35 से 35 कैंसिल, ये 35 से 35 कैंसिल, क्योंकि ये दोनों तरफ ही 35 था। अभी आ गया माइनस m ग्रेटर देन इक्वल टू -101। अब आते हैं बात माइनस के साइन की। जब हम -1 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाएंगे तब साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस के किसी नंबर को मल्टीप्लाई करवाया है, ओके। -m, और यहाँ पे -1, और ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 101, और यहाँ पे -1, m को 1 से मल्टीप्लाई करो, m माइनस माइनस प्लस, और फिर लेस देन इक्वल टू साइन, और फिर माइनस माइनस प्लस, और 101, ओके। 101 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे 101 ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, m की वो वैल्यूज होगी जो कि 101 से लेस होगी, और 101 के इक्वल भी हो सकती है। ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे हमें सिंपल सोल्व करना है, हमें सब इस तरफ सोल्व करना है, 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 अलग अलग हम सोल्व करते रहेंगे। लास्ट में जो भी हमारा रह जाएगा, जैसे माइनस में है या कोई भी, उसको फिर हम ध्यान रखेंगे कि नेगेटिव जब हम किसी को मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड कराएंगे तब हमारा साइन चेंज हो जाता है, जैसे ये यहाँ पे हो गया। ये हमें ध्यान रखना है। अगर आप इसको ऐसे ही आंसर में रख दोगे, ओके, ये ग्रेटर देन दिखा दोगे, तब आपका आंसर गलत होगा, ओके, क्योंकि आपने साइन चेंज किया ही नहीं। इसलिए आपको ये बहुत ध्यान रखना है। अगर आप ये स्टार्टिंग में चेंज करना चाहो स्टार्टिंग में भी चेंज कर सकते हो, बट बाद में अगर चेंज करोगे तब भी, मतलब आपको ध्यान रखना है, कुछ क्वेश्चन में आपको क्या पता स्टार्टिंग में ही चेंज करना हो, ओके, और कुछ में आपको ये बाद में चेंज करना हो। बट आपको जब भी ये चेंज करना है, जैसे माइनस की कोई भी चीज मल्टीप्लाई करनी है, आपको कोई भी नंबर माइनस वाला या डिवाइड करवाना है, तब आपको ये ध्यान रखना होगा। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन इक्वेशंस ऑन द नंबर लाइन। हमें नंबर लाइन पे इन इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करना है, ओके। मैंने आपको नंबर लाइन पे नंबर्स को रिप्रेजेंट करना बता दिया था। अब हम इन इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। हमारे पास एक नंबर लाइन है x,
हमारा फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, x लेस देन इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या है कि x वे वाली सारी वैल्यूज जो 3 से लेस होगी और 3 के इक्वल होगी। ओके, इसका मतलब क्या है कि हम बात करेंगे 3 से इस तरफ वाले पार्ट की। ओके, क्योंकि 3 से स्मॉल की बात हो रही है, ना कि 3 से ज्यादा। ये हमारा 3 है, ये हमारा 4 है, ये 5 है, ये हमारा 2 है, ये 1 है, ये 0, ये यहाँ पे -1, और ये यहाँ इस तरफ जा रहा है माइनस इन्फिनिटी की तरफ। ओके, यहाँ इन्होंने क्या बोला, इक्वल टू का भी साइन, इसलिए 3 इंक्लूड है, इसलिए हम इसको ऐसे करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ से लेके यहाँ ये इस तरफ वाले जितना भी हमने ये शो किया, ये सब क्या है, इस इन इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट का पार्ट है। ओके, यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है क्योंकि इक्वल का साइन है, इसका मतलब क्या है कि ये 3 भी इंक्लूडेड है। ओके, अगर यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं होता इसका मतलब होता है कि 3 इंक्लूडेड नहीं होता, बट यहाँ इक्वल टू का साइन है इसलिए 3 इंक्लूडेड है। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, बी। ये एक नंबर लाइन है और यहाँ -1 की बात हो रही है, -1। ओके, -1 से ग्रेटर। ओके, -1 से ग्रेटर ये वाला हिस्सा है। ओके, और ये कहाँ तक जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, -1 फिर 0 1 2 3 ये वाला। ओके, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब -1 भी इंक्लूडेड है, -1 इसका मतलब इंक्लूडेड है। और इसके इस तरफ वाला, इस वाला जो हमारा नंबर लाइन का पार्ट है, ये सब। ओके, y ग्रेटर देन इक्वल टू -1। सी पार्ट की बात करते हैं, z लेस देन -4, ये हमारी एक नंबर लाइन है। ओके, z लेस देन -4, इसका मतलब यहाँ पे हमारा -4 है, यहाँ -3 है, और यहाँ पे इस तरफ प्लस इन्फिनिटी और इस तरफ माइनस इन्फिनिटी, ये -5, ये -6। ओके, ये सारा पार्ट, और यहाँ पे -4 इंक्लूडेड नहीं है इसलिए हम इसको ऐसे शो करेंगे। वहां पे हमने उसको डार्क सर्कल कर दिया था पूरा उसको, बट यहाँ पे हम इसको जस्ट सर्कल बनाएंगे, इसको हम ऐसे डार्क नहीं करेंगे। ओके, यहाँ हमने ऐसे इसको डार्क किया, बट यहाँ हम जस्ट इसको सर्कल बनाएंगे। ओके, इसका मतलब है नंबर लाइन का ये वाला पूरा पार्ट। ओके, इस इन इक्वेशन का सॉल्यूशन है। -4 को इंक्लूड यहाँ पे नहीं किया है। ओके, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन होता तब यहाँ पे -4 इंक्लूड होता। ओके, अब यहाँ पे क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है इसलिए -4 इंक्लूड नहीं है। ये जो रे वाला ये हिस्सा है, ये पूरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस इन इक्वेशन के सॉल्यूशन के सेट को। आई होप आपको ये समझ आ गया। ऐसी वीडियोस देखते रहो। थैंक यू सो मच।